अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए मलिक सफ्दर हयात की एक सनसनीखेज तफ्तीशी कहानी को सुनते हैं। एक सुबह मैं थाने पहुंचा तो पता चला कि दरिया से एक नौजवान औरत की लाश बरामद हुई है। मैंने चंद आदमियों को साथ लिया और फौरन मौके पर पहुंच गया। वहां की ड्यूटी वाला एएसआई ज़ाब्ते की कार्रवाई में मसरूफ था। लाश चादर से ढकी हुई एक तरफ पड़ी थी। तमाशाइयों का छोटा सा हिजूम भी मौके पर मौजूद था। वो मौसम बहार था और दरिया सुस्त रवि से बह रहा था। एएसआई ने मेरे इस्तफसार पर बताया कि वो खुदकुशी का केस मालूम होता है। मैंने पूछा, मुतवफ़्फ़ी के वर्सा का कुछ पता चला? औरत दूसरे इलाके की मालूम होती है, उसने जवाब दिया। लाश बहती हुई यहाँ पहुंची है। दरिया में डूबने के इक्का दुक्का वाक़यात होते रहते थे। इनमें ज़्यादा तादाद शौकिया नहाने वालों की होती थी। कभी कभार खुदकुशी का केस भी हो जाता था, जिनमें ससुराल या शौहरों की सताई हुई नौजवान औरतें या माशी बदहाली का शिकार लोग शामिल होते थे। औरतें उमूमन कुएं या दरिया में छलांग लगाकर खुदकुशी करती थीं। गालिबन उनके लिए यह सहल तरीका था। बहरहाल ज़ाब्ते की कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद मैंने लाश पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दी। ये बात यकीनी थी कि मुतवफ़्फ़िया कस्बे की रहने वाली नहीं थी। थाने पहुंचकर मैंने एक पुलिस पार्टी तैयार की और उसे दरिया के बालाई हिस्से में वाक़े देहात की तरफ रवाना कर दिया। इसके अलावा मैंने पुलिस के मुखबिरों को भी सुन लेने की हिदायत की। पुलिस पार्टी शाम को नाकाम वापस आ गई। अगली सुबह एक मुखबिर ने मुझे बताया कि मौजा टाहलियाँ की एक नौजवान शादीशुदा औरत, जिसका नाम सफिया उर्फ सफ़ो बताया जाता है, चंद रोज़ हुए घर से भाग गई थी। लेकिन घर वालों ने रिपोर्ट लिखवाने की कोई भी कोशिश नहीं की थी और बात को छुपाने की कोशिश की थी। मैंने 2 आदमियों को साथ लिया और टांगे में बैठकर मौजा टाहलियाँ पहुँच गया। मेरे पास मकतूला की एक तस्वीर भी थी, जो मैंने गुज़िश्ता रोज़ तैयार करवाई थी। ये गांव दरिया से 1.5 फरलांग मशरिक़ की तरफ था और इस तरफ एक नीम पुख्ता सड़क जाती थी। गांव ज़्यादा बड़ा नहीं था। नंबरदार को हमारी आमद के बारे में पता चला तो वो खुद हमारे इस्तकबाल के लिए दौड़ा आया और हमें अपनी हवेली में ले गया। इसका नाम चौधरी नूर जमाल था और इससे मेरी पुरानी शनासाई थी। मलिक साहब, खैरियत तो है? उसने रस्मी कलामात के बाद पूछा। किसी मफरूर के पीछे आए हैं? ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने कहा। इधर से गुजर रहे थे कि सोचा 2 घूंट पानी पीते जाएं। पानी का तो मैंने पहले ही कह दिया है, नंबरदार ने कहा। आइए, आप इधर खाना भी खाएंगे। हम ज़्यादा देर नहीं रुकेंगे। उसने एक लड़के को आवाज़ देकर करीब बुलाया और कहा, काका, जल्दी से चाची के पास जा और इसे कह के अपने थानेदार साहब आए हैं, जल्दी से 2 कुक्कड़ भून ले और दही मंजी परोठे पकाए। एएसआई ने कहा, चौधरी साहब, 20-25 पराठे कौन खाएगा? ओ बादशाहो, खाया पिया करो। थोड़ी देर बाद एक नौजवान लस्सी से भरा हुआ डोल और 3-4 गिलास ले आया। खासी गाढ़ी लस्सी थी, ऊपर मक्खन तैर रहा था। हमने लस्सी पी और कुछ देर तक इधर उधर की बातें करते रहे। गांव में हमारी आमद की खबर हो चुकी थी और कई लोग हमें सलाम करने आ रहे थे। थोड़ी देर बाद 2 लड़के अंदर आए और दोनों हाथों से बारी बारी मुझे सलाम किया। इनकी शक्लें कुछ जानी पहचानी से लगीं। मेरा नाम लतीफ़ है जी, एक लड़के ने कहा, और ये मेरा दोस्त जलील है। मैंने पूछा, कोई काम तो नहीं? तुसी सानू पहचाना नहीं? लतीफ़ ने कहा। छड़ यार, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, जलील ने हौले से कहा। पहचान लिया तो इनाम शिनाम देना पड़ेगा, एएसआई ने कहा। की गले काका, बड़ा औखा प्या बोलदा है। मलिक साहब जी, मैं तैफी हूँ और ये जेला है। तभी मुझे याद आया कि इन दोनों ने एक सरबुरीदा लाश के सिलसिले में मुखबिरी की थी और इस वक्त भी इनाम की बात की थी। मैंने जेब से कुछ नोट निकाल कर तैफी को दिए और कहा, हाँ भाई, इनाम के तो तुम वाकई मुस्तहिक थे। इसके बाद तुम मिले ही नहीं। ये रख लो, आधे आधे बांट लेना। मलिक साहब, तुसी तकलीफ न करो जी, चौधरी नूर जमाल ने कहा। इनको हम इनाम दे देंगे। ओ काका चल, मलिक साहब के पैसे वापस कर। तैफी का मुंह लटक गया। उसने पैसों वाला हाथ मेरी तरफ बढ़ा दिया और बोला, लो जी, वापस ले लो। रख लो, मैंने कहा। इनाम वापस नहीं लिया जा सकता।
जाओ ऐश करो। दोनों कनखियों से नंबरदार की तरफ देखते हुए बाहर चले गए। इनके जाने के बाद मैंने सरसरी अंदाज में कहा, नंबरदार, सुना है कि पिंकी एक लड़की घर से भाग गई है। उसने कतरे चौंक कर मेरी तरफ देखा और बोला, आपको किसने बताया है? बस इधर उधर से सुन लिया। मैंने कहा, हमारे पास हर रंग के आदमी आते रहते हैं। कदरे तामुल के बाद उसने कहा, सुना तो मैंने भी है, लेकिन मुझे पूरी बात मालूम नहीं है। लड़की के घर वाले बात छुपा रहे हैं। कौन लोग हैं ये? लड़की के ससुर का नाम गुलाम हैदर है, उसने जवाब दिया। बूढ़ा आदमी है, उम्र 75 साल के करीब होगी। अब उसके पास पैसा आ गया है, जमीन खरीदने की फिक्र में है। इसके बेटे यूनिस को ईरान में नौकरी मिल गई थी, उधर किसी तेल की कंपनी में काम करता था। 3 साल बाद वापस आया है। सुना है कि आते ही उसके साथ बीवी के साथ उसका झगड़ा हो गया और वो घर छोड़कर चली गई। पहले ये बहुत गरीब लोग थे, इनके घर में कई रोज चूल्हा भी नहीं जलता था। यूनिस की बीवी का नाम क्या है? इसका नाम सफ़ो है। आपने इसे देखा तो होगा। देखा तो जरूर होगा, लेकिन मामला क्या है? मैंने जेब से दरिया में डूबकर हलाक होने वाली औरत की तस्वीर निकालकर उसे दिखाई। जरा ये तस्वीर तो देखो। उसने मेरे हाथ से तस्वीर ली, भवें सुकेड़ कर उसे घूरने लगा। उसके चेहरे पर दम बदम हैरत नमूदार होती जा रही थी। इसे क्या हुआ है? उसने पूछा। क्या ये मर चुकी है? हाँ, इसकी लाश दरिया से बरामद हुई है। क्या ये तस्वीर सफ़ो की है? लगती तो वही है, वो उठते हुए बोला। ठहरे, मैं बीवी से पूछता हूँ। वो अंदर चला गया। एएसआई ने कहा, मालूम होता है कि मसला हल हो गया है। अभी तो सिर्फ शनाख्त का मसला हल हुआ है। मैंने कहा, कत्ल का मसला हल नहीं हुआ। कत्ल खामिद ने किया होगा और कौन कर सकता है? जब गरीब आदमी के हाथ दौलत आ जाए तो पहली बीवी इसकी नज़रों से गिर जाती है। पहली बीवी? मेरा मतलब है कि हो सकता है कि उसने उधर किसी ईरानी औरत से शादी कर ली हो। नंबरदार वापिस आया और अफसुर्दगी से सर झटकते हुए बोला, ये सफ़ो की तस्वीर है। मेरी बीवी ने इसे पहचान लिया है। बेचारी 3 साल से अपने आदमी का इंतजार कर रही थी। मैंने तस्वीर लेकर जेब में रखी और उठते हुए कहा, फिलहाल किसी से इस बात का जिक्र न करें। अपनी बीवी से भी कह दें और किसी आदमी को हमारे साथ कर दें। हम सफ़ो के शौहर यूनुस से मिलना चाहते हैं। उसने एक लड़का हमारे साथ कर दिया और उसे समझाया कि हमें गुलाम हैदर के घर ले जाए। मलिक साहब, खाना तैयार हो रहा है, उधर से फारिग होकर इधर आ जाएं। टांगे वाले ने घोड़ा खोल दिया था और एक पेड़ के साए में बैठा हुआ चंद देहातियों से बातें कर रहा था। हमें देखकर सब लोग खड़े हो गए। टांगे वाले ने आजिजी से पूछा, हुजूर, टांगा जोत लूं? अभी आराम से बैठो, एएसआई ने कहा। नंबरदार खाना वाना तैयार करवा रहा है, आज देर हो जाएगी। वो कुछ नहीं बोला, ताहम उसके चेहरे पर नागवारी नमूदार हो गई। वो दोबारा साए में बैठ गया और चाबुक जमीन पर मारने लगा। गुलाम हैदर का घर गांव के आम लोगों जैसा था, अलबत्ता इसके सहन की दीवार पुख्ता ईंटों की थी और नई मालूम होती थी। वहाँ ज्यादातर मकानों की दीवारें गारे की बनी हुई थीं, जिन पर मट्टी की लिपाई हुई थी। दस्तक के जवाब में एक नौजवान लड़की दरवाजे पर आई और आंखें फैलाकर हमारी तरफ देखने लगी। जो लड़का हमारे साथ आया था उसने लड़की से कहा, बाजी, भाई को बाहर भेजो, थानेदार साहब इससे मिलने के लिए आए हैं। लड़की के चेहरे पर परेशानी नजर आने लगी। बोली, यूनुस तो शहर गए हुए हैं। बात क्या है जी? बात तुम्हारे मतलब की नहीं है, मैंने कहा। घर के अंदर और कौन है? लड़की ने साफ सुथरी सूती शलवार कमीज पहन रखी थी और उस पर सूती चादर थी। चेहरे मोहरे से समझदार लगती थी। घर में बाबा है, उसने जवाब दिया। जाओ, इसे हमारे बारे में बताओ। हल्ला जी, लड़की ने कहा और अंदर चली गई। थोड़ी देर बाद एक सफेद रीश बूढ़ा खांसता हुआ दरवाजे पर आया। उसने छोटे साइज के गोल शीशों वाली नजर का चश्मा लगाया हुआ था। गली के कुछ नंग धड़ंग बच्चे हमारे इर्द गिर्द जमा हो गए थे। कौन हो तुसी? बूढ़े ने हमारा जायजा लेते हुए पूछा। आपने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है क्या हमारे खिलाफ? चाचा, हम बड़ी दूर से आए हैं, एएसआई ने कहा। छोटा कमरा खुलवाओ, अंदर बैठकर बात करेंगे। बूढ़े ने अंदर मुंह करके कहा, काकी जीरा, बैठक का दरवाजा खोल दे, परहोने आए हैं। बैठक सस्ते फर्नीचर से आरास्ता थी। दीवारों पर पुराने लोगों की तस्वीरें सजी हुई थीं। मैंने कुर्सी पर बैठने के बाद कहा, चाचा, हम तुम्हारी बहू से मिलना चाहते हैं। मेरी बहू से? उसका नाम सफ़ो ही है ना?
नाम तो उसका यही है, पर वो तो इधर नहीं होती। क्यों? क्या तुम्हारे बेटे ने इसे घर से निकाल दिया है? घर से तो नहीं निकाला, पर कोई गड़बड़ है जरूर। मुझे ये लोग कुछ बताते नहीं। एक अधेड़ उम्र औरत चादर से काना पर्दा करती हुई कमरे में आई। खासे मजबूत जिस्म की औरत मालूम होती थी। उसके साथ एक छोटा बच्चा भी था। जीरा नामी लड़की भी झिझकती हुई अंदर आ गई। बात क्या है जी थानेदार साहब? औरत ने मजबूत लहजे में पूछा। क्या सल्लू ने हमारे खिलाफ कोई पर्चा वर्चा कटवा दिया है? ये मेरी बड़ी बहू है, बूढ़े गुलाम हैदर ने कहा। पर्चे की बात छोड़ो बीबी, मुझे ये बताओ कि सफो है कहाँ? पर्चा तो अभी कटेगा। आप सच सुनना चाहते हैं? तुम्हारा क्या ख्याल है कि मैं इतनी दूर से झूठ सुनने के लिए आया हूँ? सच्ची बात यह है जी कि कुड़ी घर से भाग गई है, औरत ने कहा, और हमें इसका कुछ पता नहीं है। तुम लोगों ने थाने में रिपोर्ट क्यों नहीं लिखवाई? रिपोर्ट लिखवानी कोई ज़रूरी तो नहीं है, बूढ़े ने कहा। बंदे को खानदान की इज्जत का ख्याल भी रखना पड़ता है। ये कब की बात है? सफ़ो को घर से भागे हुए कितने रोज़ हुए हैं? नी जीरा, ज़रा हिसाब तला। जीरा कुछ पढ़ी लिखी मालूम होती थी, बोली, आज अंग्रेजी की 27 तारीख है। यूनुस चाचा 22 तारीख को पिंड आया था। सफिया चाची इसी दिन घर से चली गई थी। आज इसे घर से निकले हुए 5वां रोज़ है। मैंने कहा, वो घर से निकलकर कहाँ गई थी? जीरा की माँ, जिसका नाम बाद में सकीना मालूम हुआ, बोली, हमें क्या पता कहाँ गई थी। अपने घर जाती तो पता चल जाता। इसकी बूढ़ी माँ ने तो रो रो के बुरा हाल कर लिया है। घर से भागने की वजह क्या थी? हमें क्या पता, सकीना ने जवाब दिया। मेरा देवर तो 3 साल के बाद घर आया और आते ही बीवी से झगड़ा हो गया। दोनों उधर पिछले कमरे में जाकर कुछ खुसर पुसर करते रहे। फिर यूनुस जोर जोर से बोलता हुआ बाहर आया। हमें कुछ पता ही नहीं चला कि बात क्या हुई थी। यूनुस कह रहा था कि वो, थानेदार साहब, मैं इस रोज से ठीक तरह खाना नहीं खा सका। बूढ़े गुलाम हैदर ने निहायत सफाई से अपनी बहू की बात काटी। पता नहीं किसको हमारे घर की नजर लग गई है। यूनुस के आने की सबको बड़ी खुशी थी। इसकी बीवी तो नाचती फिरती थी, इसके तो पैर ही जमीन पर नहीं टिकते थे। एक हफ्ते से घर सजाने में लगी हुई थी, लेकिन यूनुस के आते ही पता नहीं क्या हुआ, दोनों मियाँ बीवी में झगड़ा हो गया और घर की रौनक का बेड़ा गर्क हो गया। मैंने सकीना से पूछा, जब यूनुस पिछले कमरे से बाहर आया तो वो क्या कह रहा था? कहना क्या था जी? बूढ़े ने अपनी बहू को बोलने का मौका नहीं दिया। यही कह रहा था कि ना आता तो अच्छा था। बूढ़ा खासा होशियार शख्स मालूम होता था। हमारी आमद की वजह से उसने ये अंदाज़ा लगा लिया था कि उसकी बहू के साथ कोई गड़बड़ हो चुकी है, और गालिबन सकीना कोई ऐसी बात कहने वाली थी जो यूनुस के खिलाफ जा सकती थी। यूनुस वापस कब आएगा? मैंने पूछा। बूढ़े और उसकी बहू ने बैक वक्त जवाब दिया, और दोनों के जवाब एक दूसरे से मुख्तलिफ थे। सकीना ने जवाब दिया कि यूनुस ने 12-1 बजे तक आने का वादा किया था। बूढ़े ने जवाब दिया कि उसका बेटा अगले रोज़ वापस आएगा। इस असना में सकीना ने जीरा के कान में कुछ कहा और वो कमरे से निकल गई। मैंने बूढ़े से कहा, चाचा, तुम्हारा बेटा अपनी बीवी के पीछे तो ज़रूर गया होगा। मुझे कुछ पता नहीं है जी, बूढ़े ने जवाब दिया। ये लोग मुझे कुछ बताते ही नहीं। अव्वल तो वो पीछे गया ही नहीं होगा। अगर गया होगा तो सफ़ो वापस आने पर राज़ी नहीं हुई होगी। यूनुस बीवी के पीछे नहीं गया, सकीना ने कहा। फिर सफ़ो का तो कुछ पता ही नहीं चला कि कहाँ गई है। ना अपनी माँ के घर गई है और ना किसी रिश्तेदार के घर। इसका मतलब है कि सफ़ो का आज तक कुछ पता नहीं चला। कुछ पता चलता तो इधर गांव में ही होती। इसी असना में जीरा शरबत के 2 गिलास बनाकर ले आई। मैंने एक गिलास एएसआई को दिया और एक सिपाही के लिए भिजवा दिया, जो बाहर खड़ा था। जीरा ने पूछा, आपके लिए और शरबत लाऊं? नहीं, मैंने थोड़ी देर पहले लस्सी ली है। एएसआई शरबत पी चुका तो मैं जाने के लिए खड़ा हो गया और जाते जाते पूछा, यूनुस शहर कब गया था? कल दोपहर के वक्त घर से निकला था, सकीना ने कहा। इसने कहा था कि वो रात उधर ही रहेगा। मैंने बूढ़े से कहा कि यूनुस जैसे ही घर आए इसे थाने भेज दे। ये कहकर मैं वहां से रुखसत हो गया। नंबरदार की हवेली की तरफ जाते हुए मुझे ख्याल आया कि यूनुस कल से गैर हाजिर था, रात को घर नहीं पहुंचा था और सफ़ो को गुज़िश्ता रात ही कत्ल किया गया था। इस एतबार से यूनुस की पोजीशन सख्त मशकूक थी। हवेली में नंबरदार हमारा मुंतज़िर था। क्यों जनाब, हो गई मुलाकात? उसने पूछा। मुलाकात तो नहीं हुई, मैंने जवाब दिया। यूनुस गांव से बाहर गया हुआ है। वैसे ये आदमी कैसा है? पहले तो बड़ा भला आदमी था, अब पैसा हाथ में आने के बाद थोड़ा सा फन्ने खान बन गया है।
आप ऐसा करیں कि अपना कोई भरोसे वाला आदमी गुलाम हैदर की गली में बिठा दें। इससे कहें कि यूनुस जैसे ही वापस आए हमें खबर कर दे। कोई लड़का हो तो ज़्यादा मुनासिब रहेगा। आपके 2 शागिर्द कैसे रहेंगे? कौन से शागिर्द? वही जिनको आपने इनाम दिया है, वो तैफी और जीला। हाँ, वो दोनों खासे होशियार लड़के हैं। उसने दोनों लड़कों को बुलाया और उन्हें समझाया कि गुलाम हैदर की गली में भेज दिया। तकरीबन 2 बजे लड़कों ने आकर खबर दी कि यूनुस घर पहुंच गया है। मैंने एएसआई को भेजकर इसे नंबरदार की बैठक में बुला लिया। वो 30-32 साल का खासा सोहना जवान था। उसने तीखी किस्म की छोटी छोटी मूछें रखी हुई थीं और बोसकी का कुर्ता पहन रखा था। शलवार सफ़ेद लट्ठे की और पैरों में पिशावरी चप्पल थी। उसने पहले चौधरी नूर जमाल को और फिर मुझे सलाम किया। उसके चेहरे पर हल्की सी घबराहट पाई जाती थी। बैठो मोहम्मद यूनुस, नंबरदार ने कुर्सी की तरफ इशारा किया। वो कुर्सी पर बैठ गया और मुतवक्किल नज़रों से मेरी तरफ देखने लगा। जनाब ने मुझे किस लिए याद फरमाया है? फिर आखिर उसने पूछा। तुम्हारी बीवी सफ़ो कहाँ है? मैंने पूछा। वो घर छोड़कर चली गई है, उसने बिला झिझक जवाब दिया। मेरा अब उससे कोई वास्ता नहीं है। वो घर छोड़कर क्यों गई है? जनाब, ये तो उसी को मालूम होगा। मैंने सवाल का अंदाज बदल दिया। और तुम्हारा इससे वास्ता क्यों नहीं रहा? जो औरत घर से भाग जाए उससे कोई शरीफ आदमी वास्ता नहीं रख सकता। वो सीधा साधा जवाब देने पर तैयार नहीं था। मोहम्मद यूनुस, हमें घुमन घेरियों में डालने की कोशिश नहीं करो। तुम्हारा अपनी बीवी से झगड़ा किस बात पर हुआ था? झगड़ा? आप किस झगड़े की बात कर रहे हैं? एएसआई, जो यूनुस के जवाबात पर खासा तिलमिला रहा था, अपने जोश को दबाते हुए बोला। मलिक साहब, यहाँ की आबोहवा ठीक नहीं है। उधर टांगे वाला भी परेशान हो रहा है। मेरा ख्याल है कि बाकी बातें थाने चलकर कर लेंगे। मेरा भी यही ख्याल है, मैंने उठते हुए कहा। तुम उठो, मैं चौधरी साहब से बात करके आता हूँ। मुझे इजाज़त है जनाब। यूनुस भी खड़ा हो गया। एएसआई ने पूछा, किस बात की इजाज़त? जनाब, घर जाने की इजाज़त मांग रहा हूँ। घर तो हम तुम्हें ज़रूर पहुँचाएंगे, एएसआई ने कहा। अभी तो तुम हमारे साथ थाने चल रहे हो, चलो। लेकिन जनाब, मेरा कसूर। एएसआई ने उसकी गर्दन पर हाथ रखा और उसे धकेलता हुआ बाहर ले गया। मैंने चौधरी नूर जमाल को एक तरफ करके कहा, चौधरी साहब, हमारे जाने के बाद इसके रिश्तेदारों को सफ़ो की मौत के बारे में बता दें और उनसे कहें कि आकर उसकी लाश ले जाएं। चौधरी ने पूछा कि क्या आपके ख्याल में सफ़ो को इसी ने कत्ल किया है? लगता तो यही है, लेकिन असल बात तफ्तीश के बाद ही मालूम होगी। चौधरी कदरे तामुल करता हुआ बोला, मैंने सफ़ो के बारे में एक बात सुनी थी, पता नहीं सच्ची है या झूठी है। मोचियों का एक लड़का है, बदरदीन उसका नाम है। वो बदरी के नाम से मशहूर है। कुछ पहलवानी वगैरह भी करता है और ज़रा बदमाश टाइप का लड़का है। सुना है कि इसकी सफ़ो से कुछ बातचीत वगैरह थी। ये बात आपको कहाँ से मालूम हुई है? ये बात मैंने गामी कुम्हार से सुनी थी। उसका बदरी से बहुत मेल मिलाप है। इस बात की तस्दीक ज़रूरी थी। मैंने एएसआई को रुकने के लिए कहा और सिपाही को एक मकामी नौजवान के हमरा गामी कुम्हार और बदरी को बुलाने के लिए भेज दिया। वो 15-20 मिनट के बाद वापस आ गया। उसके साथ एक फटीचर सा नौजवान था जिसने मेरी सी धोती और बनियान पहन रखी थी। सर उसका घुटा हुआ था और पैरों से नंगा था। उसने आते ही झुककर मुझे सलाम किया और आजिज़ी से एक तरफ खड़ा हो गया। ये गामी कुम्हार है जनाब, सिपाही ने कहा। बदरी के मुतालिक पता चला है कि वो पिंड से बाहर गया हुआ है। मैंने गामी से कहा, सुना है कि तुम्हारी बदरी बदमाश से बड़ी दोस्ती है। ना जनाब, मैं गरीब कुम्हार सारा दिन भांडे बनाता हूँ, मेरी किसी बदमाश से यारी नहीं है, उसने आजिज़ी से कहा। मुझे तो मट्टी गारे से ही फुर्सत नहीं मिलती। तुमने नंबरदार को बदरी और सफ़ो के बारे में क्या बताया था? वो तो जनाब बड़ी पुरानी बात है। एक रोज़ हम उधर खूह पर बैठे हुए थे। बदरी दंड बैठकें निकालने के बाद उधर नहाने के लिए आया था। नहाने के बाद उसने अपनी और सफ़ो की मोहब्बत का किस्सा सुनाया। कहने लगा कि सफ़ो उससे छुप छुप कर मिलती है। मैंने ये बात चौधरी साहब को बता दी। क्या तुमने कभी सफ़ो को बदरी से मिलते देखा था? ना जनाब, मैंने कभी नहीं देखा। मैं तो सफ़ो को शरीफ औरत समझता हूँ। वो एक मोची को मुँह नहीं लगा सकती। बदरी को तो डेंगे मारने की आदत है। मैंने उसे रुखसत कर दिया। बदरी के बारे में पता चला कि वो गांव से बाहर गया हुआ था। नंबरदार ने कहा कि वो बदरी को थाने हाजिर होने की ताकीद कर देगा। हमने यूनुस को साथ लिया और टांगे में रुखसत हो गए।
शाम के वक्त यूनुस के रिश्तेदार सफ़ो की लाश लेने के लिए पहुंच गए। इनमें यूनुस का बड़ा भाई भी शामिल था। वो यूनुस से मिलना चाहता था, मगर मैंने इजाज़त नहीं दी। अगली सुबह मैंने यूनुस को अपने कमरे में बुला लिया। एक रात हवालात में गुजारने के बाद उसका मिजाज अच्छा खासा ठीक हो गया था। मैंने कहा, मोहम्मद यूनुस, अब तो तुम्हें याद आ गया होगा कि तुम्हारी बीवी कहाँ है। जनाब, मैं सच कहता हूँ, मुझे सफ़ो का कुछ इल्म नहीं है। वो नाराज़ होकर घर से चली गई थी, उसने आजिज़ी से जवाब दिया। इसके बाद मुझे उसका कुछ पता नहीं चला। झगड़ा किस बात पर हुआ था? वो जी मामूली सी बात थी, उसने तामुल करते हुए जवाब दिया। कुछ रुपए पैसे की बात थी। आपको तो पता ही है कि औरतें फजूल खर्च होती हैं। उसका चेहरा और तर्ज तकल्लुम बता रहा था कि वो बात उसने इसी वक्त घड़ी थी। बरखुरदार, इतनी मामूली बात पर कोई औरत घर छोड़कर नहीं जाया करती। मैंने कहा, अगर जाए भी तो अपने मैके जाती है। हमें सच उगलवाना बड़ी अच्छी तरह से आता है। तुम शरीफ आदमी हो, इसलिए हम दूसरा तरीका इस्तेमाल नहीं करना चाहते। बेहतर यही है कि शराफत से सब कुछ बता दो। तुम 3 साल के बाद घर आए थे। तुम्हारे बाप ने मुझे बताया है कि सफ़ो तुम्हारी आमद की खबर सुनकर बहुत खुश थी और सारे घर में नाचती फिरती थी। वो कई रोज से घर सजाने में लगी हुई थी। फिर ऐसी कौन सी बात हो गई थी कि तुमने आते ही इसे घर से बल्कि गांव से ही निकाल दिया? मम, मैं ये बात नहीं बता सकता। हमें सारी बात मालूम हो चुकी है। मैंने उसे चक्कर देने के लिए कहा। मोचियों के बेटे बद्री और गामी कुमार ने मुझे सब कुछ बता दिया है, लेकिन मैं तुम्हारे मुंह से भी ये बात सुनना चाहता हूँ। जज जी, वो परेशानी से बोला, बद्री ने आपको सब कुछ बता दिया है? इस कमीने ने मेरे साथ वादा किया था कि वो किसी को ये बात नहीं बताएगा। तीर निशाने पर बैठा था। मैंने कहा, इस टटपूंजिए बदमाश की क्या जरूरत कि वो हमसे कुछ छुपा सके, लेकिन मैं ये देखना चाहता हूँ कि इस शख्स की बातों में झूठ कितना है। एक तवील तवक्कुफ के बाद यूनुस ने सारी बात बता दी। इसने बताया कि जब उसकी शादी हुई तो इनके माली हालात बहुत ख़राब थे। इतने ख़राब कि बाज़ औक़ात इन्हें फाके करने पड़ते थे। वो थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा था। शादी के 2 माह बाद वो मुलाजमत की तलाश में लाहौर चला गया। वहाँ 3-4 महीने तक छोटे मोटे काम करता रहा। फिर उसे एक वाकिफकार की मेहरबानी से ईरान की एक तेल कंपनी में मुलाजमत मिल गई। वक्त थोड़ा था, इसलिए वो घर वालों से मिलने भी ना आ सका। ईरान में तनख्वाह बहुत अच्छी थी। ओवर टाइम करने के मौके भी थे। वो डबल ड्यूटी करता रहा और खुद तकलीफ उठाकर रकम घर भेजता रहा। 3 साल के दौरान उसने बहुत कम आराम किया। वो हर वक्त अपने घर वालों के बारे में सोचता रहता था। खास तौर पर सफ़ो उसे बहुत याद आती थी। वो अपने हर खत में यही लिखती थी कि जल्दी वापस आ जाओ। गांव को जो रेलवे स्टेशन लगता था वो तकरीबन 3 मील के फासले पर था। आगे का सफ़र टांगे पर करना पड़ता था। यूनुस ने मुझे बताया कि जब वो रेलवे स्टेशन पर उतरा तो बहुत खुश था। उसका संदूक तोहफों से भरा हुआ था और वो घर पहुंचने के लिए बेचैन हो रहा था। स्टेशन पर 3 अफराद उसे लेने के लिए आए हुए थे। इनमें एक बद्री भी था। बद्री अगरचे अच्छा आदमी नहीं था, ताहम यूनुस से उसकी पुरानी यारी थी। जब वो एक दूसरे से गले मिल चुके तो बद्री यूनुस को एक तरफ ले गया और बोला, यूनुस, मैं तुम्हें एक बहुत बुरी खबर सुनाने वाला हूँ। जरा अपने दिल को मजबूत कर लो। बुरी खबर? यूनुस ने घबरा कर पूछा। अब्बा तो खैरियत से है ना? चाचा खैरियत से है, बद्री ने कहा। खबर तुम्हारी बीवी के बारे में है। मेरी बात का बुरा ना मानना। मैं तुम्हारा पुराना यार हूँ। तुम्हारे दुख मेरे दुख और तुम्हारी खुशी मेरी खुशी है। मैं तुम्हें अपना समझकर बात कर रहा हूँ। बात क्या है बद्री? यूनुस ने बेचैनी से पूछा। यूनुस, बात यह है कि तुम्हारी गैर हाजिरी में भरजाई ठीक नहीं रही। बद्री? यूनुस का चेहरा सुर्ख हो गया। जरा सोच कर बात करना, ये इज्जत और गैरत की बात है। अगर बात गलत निकले तो मेरी गर्दन हाजिर है, बद्री ने कहा। भरजाई ने गांव के किसी जवान से याराना लगा रखा था। रातों को छुप छुप कर उससे मिलती थी। ओ मेरे खुदा, यूनुस ने सर पकड़ लिया। बद्री, तुमने बहुत बड़ी बात कहती है। तुम्हारे पास कोई सबूत भी है या सुनी सुनाई बात कर रहे हो? मैं इतनी बड़ी बात बगैर सबूत के कैसे कर सकता हूँ? मैंने अपनी आंखों से सफ़ो को एक मर्द से मिलते हुए देखा था। वो दोनों आटे की चक्की के पीछे वाले कुएं पर मुलाकातें करते थे। तुम भरजाई से सिर्फ इतना पूछना कि वो रातों को आटे की चक्की के पीछे वाले कुएं पर किससे मिलने जाती थी। यूनुस ने बताया कि इस खबर से उसके सीने में आग सी लग गई। उसकी सारी खुशी गारत हो गई। फिर भी
उसने बद्री की बात पर पूरा यकीन नहीं किया था। वो सारे रास्ते यही सोचता रहा कि अल्लाह करे बद्री की बात झूठ निकले। घर पहुंचकर वो जल्दी जल्दी सबसे मिला, फिर सफ़ो को अपने कमरे में ले गया और कहा, सफ़ो तुम 3 साल भी मेरा इंतजार न कर सकी। ये सुनकर सफ़ो का रंग सफ़ेद पड़ गया और बोली, मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझी। सफ़ो, इश्क और मुश्क छुपाने से नहीं छुप सकता। मैंने पता चला लिया है कि तुम चक्की के पीछे वाले कुएं पर रातों को किसी शख्स से मुलाकात किया करती थी। यूनुस ने मुझे बताया कि ये सुनकर सफ़ो पर सख्ता तारी हो गया। उसने बोलने की कोशिश की मगर मुंह से आवाज़ ना निकल सकी। ये देखकर उसे यकीन हो गया कि बद्री ने झूठ नहीं बोला था। मुझे उस शख्स का नाम बताओ, उसने कहा, लेकिन सफ़ो कुछ नहीं बोली। यूनुस ने कहा कि वो कुछ देर तक उससे उसके आशना का नाम पूछने की कोशिश करता रहा मगर कामयाबी नहीं हुई। फिर वो कमरे से निकल गया। आधे घंटे के बाद पता चला कि सफ़ो घर से भाग गई है। वो पिछले दरवाजे से निकल गई थी। यूनुस ने मुझे सारी बात नहीं बताई थी। वाज़े तौर पर उसने बहुत सी बातों का जिक्र नहीं किया था, ताहम इन बातों का अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं था। मैंने पूछा, जब सफ़ो घर से भाग गई तो तुमने क्या किया? मैंने अपने घर वालों से कह दिया कि कोई भी शख्स सफ़ो के पीछे नहीं जाएगा। इसके अलावा मैंने कुछ नहीं कहा। बरखुरदार, झूठ बोलने से जान नहीं छूटेगी। यहाँ मशकूक चाल चलन वाली बीवियों को लोग कत्ल कर दिया करते हैं। यही इस इलाके की रीत है और तुमने भी यही किया है। जी, ये आप क्या फरमा रहे हैं? तुम्हारी बीवी की लाश बरामद हो चुकी है, मैंने कहा। तुमसे गलती ये हुई कि तुमने दुपट्टा उसके गले में ही रहने दिया। मम मेरी बीवी की लाश का क्या सफ़ो मर चुकी है? ये कब की बात है? ये बात तो तुम बताओगे बच्चू, मैंने कहा। फिलहाल तुम हवालात में बैठकर सोचो। तुम्हारी रिश्तेदार सफ़ो की लाश को गांव ले गए हैं और उसकी तहजीज़ व तकफीन भी हो चुकी होगी। ये सुनकर उसने रोना शुरू कर दिया। मैंने शाम तक बद्री का इंतज़ार किया मगर वो नहीं आया। अगले रोज़ मैं चंद आदमियों को साथ लेकर दोबारा मौज़ा टाहलियाँ पहुँच गया। चौधरी नूर जमाल ने बताया कि उसने बद्री को थाने जाने की हिदायत कर दी थी। मैंने बद्री का पता पूछा और कोई इंतज़ार किए बगैर उसके घर पहुँच गया। दरवाज़ा खटखटाने से पहले मैंने 2 आदमी उसके मकान के पिछवाड़े की तरफ भिजवा दिए। सामने की तरफ 2 दरवाजे थे, एक सहन की तरफ और एक बैठक की तरफ खुलता था। मैंने बैठक के दरवाजे पर दस्तक दी। कच्ची दीवार के ऊपर एक सर नमूदार हुआ और फौरन गायब हो गया। मैंने दोबारा कदरे जोर से दस्तक दी। कुछ देर बाद बैठक का दरवाज़ा खुला और एक औरत की झलक दिखाई दी। किससे मिलना है आपको? उसने पूछा। बद्री को बाहर भेजो, मैंने कहा। इससे कहो थानेदार आया है। जब मैं ये बात कर रहा था तो मैंने एक औरत को सहन वाले दरवाजे से बाहर निकलते देखा। इसने सफ़ेद शिटलकॉक बुर्का पहन रखा था। उसके पैरों में गुरगाबी थी जिसके ऊपर सुर्ख शलवार के पांचों की झलक नजर आ रही थी। बदरदीन तो घर पर नहीं है जी, औरत ने जवाब दिया। लेकिन मेरा ध्यान बुर्के वाली औरत की तरफ हो गया था। इसमें मुझे चंद खामियां महसूस हुई। मसलन गुरगाबी इसके पैरों में तंग थी और शलवार कुछ ऊंची थी। तीसरी खामी इसकी चाल में थी। अगरचे वो आहिस्ता चल रही थी मगर उसका कदम खासा लंबा था। मैंने हवलदार को इशारा किया और तेजी से उसके पीछे लपका। उसने हमें अपनी तरफ आते देखा तो गली पार करके तेजी से खुले हुए दरवाजे में दाखिल हो गई। दौड़ो, मैंने अपने साथियों से कहा और खुद भी बुर्के वाली के पीछे दौड़ा। जिस दरवाजे में वो दाखिल हुई थी वो एक खुले सहन का दरवाज़ा था। अंदर चंद मवेशी बंधे हुए थे और दरवाजे में कदम रखते ही मेरी नज़र 2 चीज़ों पर पड़ी। दरवाजे की अंदरूनी जानिब सफ़ेद बुर्का और गुरगाबी पड़ी थी। दूसरी तरफ एक नौजवान जिसने सुर्ख शलवार पहन रखी थी सामने वाली दीवार फांद रहा था। मैंने सिपाहियों को गली की तरफ भगाया और दौड़ते दौड़ते रिवॉल्वर निकालकर एक हवाई फायर किया। सुर्ख शलवार वाला बदरी था। वो मेरी वार्निंग की परवाह किए बगैर गली में कूद गया। गारे की बनी हुई वो दीवार ज़्यादा ऊंची नहीं थी। मैं दीवार के ऊपर चढ़ा और गली में कूदते ही एक और हवाई फायर किया। बदरी गली में दौड़ता चला जा रहा था। अभी वो गली के सिरे से कुछ इधर ही था कि दूसरी तरफ से सिपाही नमूदार हुआ। बदरी घबराकर वापस मुड़ा और एक और दीवार फांदने की कोशिश की। सिपाही तेजी से उसके करीब पहुंचा और उसकी टांग पकड़कर झटका दिया। वो धप से गली में गिरा, लेकिन आदमी बड़ा जीदार था। गिरते ही खड़ा हो गया और बड़ी फुर्ती से सिपाही को ऐसा धोबी पटरा मारा कि वो चारों शाने चित हो गया। तब मुझे नंबरदार की बात याद आई कि बदरी पहलवानी भी करता था।
सिपाही उसके मुकाबले में खासा कमजोर था। फायरिंग और शोर की आवाज सुनकर गांव वाले भी घरों से निकल आए थे। कुछ नौजवानों ने बद्री को घेरने की कोशिश की, मगर वो कबड्डी के दांव लगा रहा था और चिकनी मछली की तरह हाथों से निकल जाता था। इसी असना में मैं भी उसके सर पर पहुंच गया। रुक जाओ बद्री, मैंने चीख कर कहा, वरना मैं गोली मार दूंगा। इसे रुकना ही पड़ा। हवलदार ने उसके हाथों में हथकड़ी डाल दी। जिस सिपाही को उसने धोबी पटरा मार कर गिराया था, उसने आते ही चंद करारे हाथ जमा दिए। मंजर वैसे अजीब था। बद्री ने टखनों से ऊंची सुर्ख जनाना शलवार पहन रखी थी और पैरों से नंगा था। खासा मजबूत जवान था। थानेदार साहब, मुझे किस जुर्म में पकड़ा गया है? उसने गर्दन फुलाकर पूछा। मैं शरीफ आदमी हूँ, हवलदार ने उसे गिरेबान से पकड़कर कहा। तुम्हारा पहला जुर्म यह है कि तुम बुर्का पहनकर चोरी की नीयत से पराए घर में घुसे थे। मैंने एक सिपाही से कहा कि जाओ उधर से बुर्का और गुर्गा भी उठा लाओ। बद्री ने कहा कि जनाब, मैंने तो आप लोगों के डर से बुर्का पहना था, मैं चोर नहीं हूँ जी। क्यों? मैंने पूछा। हमसे किस बात का डर है तुम्हें? क्या हम तुम्हारे दुश्मन हैं? फिर भी जनाब, डर तो होता ही है। फिर तो इन लोगों को भी बुर्के पहनकर घरों से निकलना चाहिए। मैंने वहां जमा हो जाने वालों की तरफ इशारा करते हुए कहा। लोग उसका हुलिया देखकर हंस रहे थे। माई बाप, मुझे सलवार बदलने की इजाजत तो दे दें, उसने कहा। ये लोग मुझ पर हंस रहे हैं, यही तो तुम्हारे जुर्म का सबूत है, हवलदार ने कहा। हम इसे लेकर नंबरदार की हवेली पहुंच गए। नंबरदार का आदमी हस्बे साबिक लस्सी का डोल भर के ले आया। कुछ देर आराम करने के बाद मैंने बद्री से पूछा, तुम थाने क्यों नहीं आए? चौधरी साहब ने तुम्हें पैगाम भी दिया था। हुजूर, मैं बस आने ही वाला था। बुर्का पहनकर? बस जी, गलती हो गई। उसने मक्कारी से हाथ जोड़े। मैं समझा आप मुझे गिरफ्तार करने आए हैं। क्यों? मैंने पूछा। तुमने ये क्यों समझा? परसों आप मेरे यार को पकड़कर ले गए थे। मैंने सोचा कि कहीं मुझे भी ना पकड़ लें। ओ पर क्यों? क्या जुर्म किया है तुमने? जुर्म तो कोई नहीं किया, मैं जरा वहमी बंदा हूँ। वहम तो हम तुम्हारे थाने में जाकर निकालेंगे, एएसआई ने कहा। यहाँ तो सीधी बात नहीं करेगा तू? जनाब, बात ही कोई नहीं है, मैं तो हर बात बताने को तैयार हूँ, आप जो चाहें पूछ लें। मैंने पूछा, यूनुस को तूने क्या बताया था? किस बारे में? उसने अनजान बनने की कोशिश करते हुए कहा। इसकी बीवी सफ़ो के बारे में। मम, मैंने झूठ नहीं बोला था। वो थोड़ा सा घबराया। जो हकीकत थी वही बताई थी। वो हकीकत हम भी सुनना चाहते हैं। जनाब, वो क्या कहते हैं कि मरने के बाद किसी की बुराई नहीं करना चाहिए। मैंने नंबरदार से पूछा कि हवेली में कोई खाली कमरा होगा। यही कमरा खाली कर देते हैं, उसने कहा। आप आराम से अपनी कार्रवाई करें। चौधरी साहब, मैं शरीफ आदमी हूँ, बद्री ने आजिज़ी से कहा। जरा मेरी सिफारिश कर दें। ओए शरीफ आदमी, अड़ी नहीं किया करते, नंबरदार ने कहा। बंदे दा पुत्र बन के सारी बात बता दे। मलिक साहब जो सवाल करें तो उसका सीधा जवाब दे। हुजूर, बात जरा पर्दे वाली है, उसने कहा। आप लोग जरा बाहर चले जाएं, मैं मलिक साहब को सब कुछ बता देता हूँ। नंबरदार ने सख्त नजरों से उसे घूरा और अपने आदमियों समेत उठ के बाहर चला गया। हुजूर, बात सिर्फ इतनी है कि सफ़ो का किसी से याराना था। वो रात को खूपर उससे मिला करती थी। मैंने ये बात यूनुस को बता दी क्योंकि वो मेरा लंगोटिया यार है। इससे ज़्यादा कोई बात नहीं है। उस आदमी का नाम क्या है जिससे सफ़ो मिला करती थी? मैं इस आदमी को नहीं जानता। ओए, इसका क्या मतलब है? गांव में तो हर शख्स एक दूसरे को जानता है। क्या वो गांव का आदमी नहीं है? होगा तो गांव का ही, पर मैंने उसकी शक्ल नहीं देखी। मैंने हवलदार को इशारा किया। उसने बद्री की गर्दन पर जोरदार हाथ जमा दिया। ओए, तूने आदमी को देख के बगैर ही एक शरीफ लड़की पर इल्ज़ाम लगा दिया। तुझे तो कोड़े पड़ने चाहिए, मैंने कहा। मलिक साहब, इसको तो फांसी पर लटका देना चाहिए, हवलदार ने कहा। ये इस मासूम लड़की का कातिल है। थानेदार साहब, मैं बिल्कुल बेकसूर हूँ जी, मैंने जो कुछ देखा था वो बता दिया। ओए, फिर वही बात, क्या देखा था तूने? आदमी की शक्ल तो तूने देखी नहीं। हो सकता है कि वो उसका मामा हो, चाचा हो या भाई हो। तूने देखे बगैर अपने यार का घर उजाड़ दिया। लड़की अपनी जान से गई। तुझे तो मैं सजा दिलाए बगैर नहीं छोड़ूंगा। अगर तेरे जैसे बदमाश लोगों की बहू बेटियों की निगरानी करने लगे तो फिर किसी की इज्जत भी महफूज नहीं रह सकती। चलो, इसको थाने ले चलो, वहां चल के इसका दिमाग ठीक करेंगे। मलिक जी, ठहर जाओ जी, मैं आपको सारी बात सच सच बता देता हूँ।
हवलदार ने एक और हाथ उसकी गर्दन पर चलाया और बोला, ओए अभी कोई सच बाकी है? मैंने जी एक शरीफ आदमी की इज्जत की खातिर असल बात छुपाई थी, लेकिन अब मैं कुछ नहीं छुपाऊंगा। अच्छा, असल बात भी सुन लेते हैं। उसने बताया कि चंद रोज कबल वो आटे की चक्की के करीब से गुजर रहा था कि उसने कुएं की तरफ से किसी आदमी के बोलने की आवाज़ सुनी। वो रात का वक्त था और खेतों में गहरी तारीकी छाई हुई थी। आवाज़ सुनकर उसके कान खड़े हो गए। फिर उसने किसी औरत की आवाज़ भी सुनी। वो कमाद की ओट में चलता हुआ आगे बढ़ा और एक पेड़ के नीचे जा ठहरा। मर्द की आवाज़ जानी पहचानी थी। उसने आवाज़ पर कान लगाए। वो फतेह मोहम्मद पटवारी की आवाज़ थी। बद्री थोड़ा सा और आगे बढ़ा। तारीकी में से फतेह मोहम्मद के अलावा एक औरत का हेवला भी दिखाई दिया। वो सर झुकाए चुप खड़ी थी। फतेह मोहम्मद पटवारी इसे किसी बात पर डांट रहा था। बद्री के दिल में ख्याल आया कि वो फतेह मोहम्मद के घर की कोई औरत थी जो नाराज होकर उधर आ गई थी। लेकिन जब फतेह मोहम्मद ने उसे सफ़ो बेटी कहा तो बद्री के कान खड़े हो गए। वो कह रहा था, सफ़ो बेटी, शरीफ बहू बेटियों को ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए। वो जो कोई भी है इसे भूल जा। आज के बाद इस तरह घर से बाहर कदम ना निकालना। तेरा आदमी परदेश में धक्के खाता फिर रहा है और तू यहाँ ऐसी हरकतें कर रही है। अगर किसी ने तुझे देख लिया तो सारे गांव में तेरा नाम बदनाम हो जाएगा और यूनुस तो तुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। चाचा, मैं वादा करती हूँ कि आइंदा इधर नहीं आऊंगी। सफ़ो ने कहा, तूने मुझे बेटी कहा है तो बेटी समझकर ही मेरी पर्दापोशी करना। चल मैं तुझे घर छोड़ आऊं, फतेह मोहम्मद ने कहा। बद्री ने कहा कि दोनों के जाने के बाद उसने कुएं के आसपास चल फिर कर देखा, मगर वहां इसे कोई बंदा दिखाई नहीं दिया। मैंने उसे हवलदार की तहवील में छोड़ा और नंबरदार को एक आदमी को साथ लेकर फतेह मोहम्मद पटवारी के घर पहुंच गया। हमारी दस्तक के जवाब में एक अधेड़ औरत ने दरवाज़ा खोला। वो एक सेहतमंद और खुश अखलाक औरत थी। बाद में पता चला कि वो फतेह मोहम्मद पटवारी की बीवी आमना बीबी थी। रस्मी कलामात के बाद उसने मुझे बैठक में बिठाया और मेरे इस्तफसार के जवाब में बताया कि उसका शौहर सरकारी काम के सिलसिले में तहसील हेडक्वार्टर गया हुआ है। वापसी कब तक होगी? मैंने पूछा। उम्मीद है कि 5-6 बजे तक आ जाएंगे। मैंने उठने का इरादा करते हुए कहा, तो मैं फिर चलता हूँ, कल किसी वक्त आ जाऊँगा। आप गालिबन सफ़ो के बारे में बात करने आए हैं। उसने मुझे चौंका दिया। उसके लबो लहजे से अंदाज़ा होता था कि वो पढ़ी लिखी और ख़ानदानी औरत थी। मैंने पूछा, आपको कैसे पता चला कि मैं सफ़ो के बारे में बात करने आया हूँ? उसने सादगी से जवाब दिया, एक ना एक दिन तो ये बात खुलनी ही थी कि सफ़ो ने हमारे घर में पनाह ली थी। जी? मैंने हैरानी से कहा, सफ़ो ने आपके घर में पनाह ली थी, ये कब की बात है? मलिक साहब, अगर सफ़ो जिंदा होती तो मैं ये बात छुपाने की कोशिश करती, मगर अब छुपाने का कोई फ़ायदा नहीं। वो बेचारी मनोमट्टी तले दब चुकी है। इसके जालिम शौहर ने उसे मारकर ही दम लिया। उसकी नौजवान बेटी भी कमरे में आ गई। उसका नाम रजिया था और उसके बारे में पता चला कि वो सफ़ो की गहरी दोस्त थी। दोनों बारी बारी सफ़ो के बारे में बताने लगीं। मैंने अंदाज़ा लगाया कि वो किसी ज़िम्मेदार आदमी को ये बात बताने के लिए सख्त बेचैन थीं। उन्होंने खासी हैरत अंगेज़ तफसील बताई। इसे मैं मुख्तसर करके अपने अल्फाज में बयान करता हूँ। आमना बीबी ने बताया कि 22 तारीख को सुबह के तकरीबन 11 बजे किसी ने बहुत ज़ोर से दरवाज़ा खटखटाया। इस वक्त वो चूल्हे पर हांडी चढ़ाने के बाद कमरों की सफाई कर रही थी। उसने अपनी बेटी रजिया को आवाज़ दी और दरवाज़ा खोलने के लिए कहा। रजिया ने बताया कि जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, सफ़ो हाँफती हुई अंदर घुसी और दरवाजे की कुंडी चढ़ाकर अंदर की तरफ भागी। वो पैरों से नंगी थी और जूतियां हाथ में पकड़ रखी थीं। माँ बेटियां उसे बदहवास देखकर घबरा गईं। आमना ने पूछा, सफ़ो, बात क्या है? तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? मुझे जल्दी से कहीं छुपा दें, सफ़ो ने खौफजदा लहजे में कहा। मैंने दरवाजे खिड़कियां बंद कर दी। वो बोली, वो यूनुस मुझे कत्ल कर देना चाहता है। वो छुरी लेने गया था। मैं भागकर इधर आ गई। मुझे बचा लें, मुझे बचा लें, वो मुझे मार डालेगा। उसने कोने में पड़े हुए पलंग के नीचे घुसने की कोशिश की। आमना बीवी ने दीवार के ऊपर से गली में देखा, मगर यूनुस कहीं नजर नहीं आया। उसने अंदर जाकर सफ़ो को तसल्ली दी और कहा, घबराओ नहीं, गली में कोई नहीं है। तुम इत्मीनान से बैठो, हमारे घर में कोई नहीं दाखिल हो सकता। अगर किसी ने ऐसी कोशिश की तो मैं बंदूक निकाल लूंगी। उसने सफ़ो की तसल्ली के लिए अपने शौहर की शॉटगन निकालकर करीब रख ली और पूछा, बात क्या हुई है? सफ़ो की कुछ हिम्मत बंधी। उसने सोचा,
اگر یونس کو پتہ چل جاتا کہ وہ کہاں گئی ہے تو وہ اتنی دیر میں وہاں پہنچ چکا ہوتا۔ اس نے پانی کا ایک گلاس پیا اور قدرے سنبھل کر بیٹھ گئی۔ رضیہ نے کہا، تمہارا شوہر تو آج ہی گھر واپس آیا ہے، آتے ہی کیا بات ہو گئی؟ کسی نے اس کے کان بھر دیے ہیں، صفو نے جواب دیا، اور میرا خیال ہے کہ یہ بدری کی حرکت ہے۔ وہ یونس کو اسٹیشن پر لینے گیا ہوا تھا۔ اس نے مجھ پر گندے الزام لگائے ہیں۔ اسے ڈر ہوگا کہ میں یونس سے اس کی شکایت نہ کر دوں۔ یہ بدری تو ہے ہی ذلیل آدمی، آمنہ بی بی نے کہا۔ طفیل کی بیٹی بشیرہ بتا رہی تھی کہ ایک روز بدری اس کا بھی راستہ روک کر کھڑا ہو گیا تھا۔ میرے ساتھ بھی اس نے یہی حرکت کی تھی، صفو نے کہا۔ میں کھو پر پانی بھرنے جا رہی تھی کہ یہ اچانک میرے راستے میں آ گیا اور میرے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے لگا۔ میں نے کہا، تجھے شرم نہیں آتی پرائی عورتوں کو چھیڑتے ہوئے؟ راستہ چھوڑ دے میرا، نہیں تو میں کھپ پا کے سارا پنڈ کو اکٹھا کر لوں گی۔ ڈھیٹ بن کے بولا، نواز علی مجھ سے زیادہ اچھا ہے کیا؟ صفو کے منہ سے یہ بات نکل تو گئی، لیکن وہ فوراً ہی بے حد پریشان نظر آنے لگی۔ نواز علی گاؤں کے پرائمری اسکول میں ماسٹر تھا اور صفو کے پڑوس میں رہتا تھا۔ آمنہ بی بی نے مجھے بتایا تھا کہ نواز علی کا غلام حیدر کے گھر آنا جانا تھا اور وہ ان کے گھر کے چھوٹے موٹے کام بھی کر دیا کرتا تھا، جن میں زیادہ تر لکھنے پڑھنے کے کام ہوتے تھے۔ رضیہ نے بتایا کہ صفو اس وقت تو نواز علی کی بات گول کر گئی، مگر بعد میں ساری بات بتا دی۔ اس نے بتایا کہ شروع میں اس کے دل میں کوئی ایسا ویسا خیال نہیں تھا، لیکن پھر اسے نواز علی کی باتیں بہت اچھی لگتی تھیں۔ اس کے قرب میں اسے سکون ملتا تھا۔ رفتہ رفتہ یہ تعلق گہرا ہوتا چلا گیا اور عشق کی حدود کو چھونے لگا۔ صفو کا جی چاہتا تھا کہ نواز ہر وقت اس کے پاس بیٹھا رہے۔ گھر میں یہ بات ممکن نہیں تھی۔ ایک روز نواز نے کنویں پر بات کرنے کا خیال ظاہر کیا۔ شروع میں صفو نے انکار کر دیا۔ رات کی تنہائی میں کنویں پر جانا اس کے خیال میں ایک ناممکن بات تھی، لیکن لمبی لمبی تنہا راتوں میں بستر پر کروٹ بدلتے ہوئے اسے یہ بات ممکن معلوم ہونے لگی۔ اس کا کمرہ الگ تھلگ تھا، بچہ کوئی تھا نہیں۔ رات کے وقت اس کی غیر حاضری کا کسی کو گھر میں پتہ نہیں چل سکتا تھا۔ پھر کنواں بھی دور نہیں تھا۔ پچھلی طرف ایک چھوٹی سی گلی تھی جس کے بعد کھیت شروع ہو جاتے تھے۔ صفو نے رات کو کئی بار گلی میں جھانکا، گلی ہمیشہ سنسان ہی نظر آئی تھی۔ بالآخر اس نے نواز سے کنویں پر ملنے کا وعدہ کر لیا۔ وہ رات میں بہت ڈر رہی تھی، لیکن کچھ نہیں ہوا۔ وہ کنویں پر پہنچی اور اس نے نواز کو اپنا منتظر پایا۔ 1 گھنٹے کے بعد وہ خیریت سے واپس آ گئی۔ نہ گھر والوں کو پتہ چلا اور نہ باہر والوں کا۔ جھجک دور ہو گئی، خوف جاتا رہا۔ وہ ہفتے میں 1 آدھ بار کنویں پر جاتی اور نواز سے مل کر واپس آ جاتی۔ ایک روز فتح محمد پٹواری نے اسے دیکھ لیا۔ نواز جلدی سے کھیتوں میں گھس گیا۔ فتح محمد نے اس کی جھلک ضرور دیکھی، لیکن اسے پہچان نہ سکا۔ اس نے اس بارے میں کوئی تجسس نہ کیا اور صفو کو سمجھا بجھا کر گھر بھیج دیا۔ صفو اپنے وعدے پر قائم رہی اور دوبارہ کنویں پر نہیں گئی، لیکن اسے یہ بات معلوم نہیں تھی کہ بدری نے فتح محمد پٹواری کی باتیں سن لی تھیں۔ اگر اسے یہ بات پہلے معلوم ہو جاتی تو وہ اپنے بچاؤ کی کوئی تدبیر سوچ لیتی، لیکن جب یونس نے اس سے اچانک پوچھا، سوال کیا تو اس پر سکتہ طاری ہو گیا۔ اس نے اسے یہ بتانے کی کوشش کی کہ بدری نے اس کی عزت پر ہاتھ ڈالا تھا، اس کے راز کو راز رکھنے کی قیمت طلب کی تھی، لیکن اس نے بدری کو جھڑک دیا تھا، دھتکار دیا تھا اور بدری نے اس بات کا بدلہ لے لیا تھا۔ صفو یہ ساری باتیں اپنے شوہر کو بتانا چاہتی تھی، مگر اس کی زبان نے ساتھ نہ دیا، وہ گنگ ہو گئی تھی۔ اس کی خاموشی سے یونس کو یقین ہو گیا کہ بدری کی ایک ایک بات سچ تھی۔ صفو نے آمنہ بی بی کو بتایا کہ یونس نے اسے خاموش دیکھ کر اس کے بال مٹھی میں جکڑ لیے اور چیخ کر بولا، بتا کون ہے وہ تیرا آشنا؟ تو کس سے چھپ کر ملتی تھی؟ مجھے اس کا نام بتا، میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا، جلدی بتا، آج میں تیرا فیصلہ ہی کر کے چھوڑوں گا۔ میں پردیس میں مشقت کرتا رہا اور تو یہاں یاریاں لگاتی رہی، بتا اس کا نام، پہلے میں تیرا پیٹ پھاڑوں گا، پھر جا کر اس کی شہرک کو کاٹوں گا۔ صفو چیخیں مارنے لگی۔ وہ سمجھ گئی کہ یونس اسے زندہ نہیں چھوڑے گا۔ شور کی آواز سن کر سارا گھر اکٹھا ہو گیا اور صفو کو چھڑانے کی کوششیں کرنے لگا۔ یونس نے اچانک صفو کو چھوڑ دیا اور برچی خانے کی طرف بھاگا۔ سب سمجھ گئے کہ وہ چھری لینے گیا ہے۔ صفو کی جیٹھانی نے اس موقع پر بڑی ہوشیاری کا ثبوت دیا۔ اس نے جلدی سے صفو کو پچھلے دروازے سے باہر نکال دیا اور خود اسٹور کا دروازہ بند کر کے اس کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ یونس یہی سمجھا کہ اس کی بیوی اسٹور میں ہے۔ وہ چھری لہراتا ہوا واپس آیا اور اپنی بھابھی کو ایک طرف ہٹا کر اسٹور میں گھس گیا۔ اسی اثنا میں
सफ़ो फतेह मोहम्मद पटवारी के घर पहुंच चुकी थी। सकीना का भी यही मकसद था। अगर यूनुस फौरन गली में निकल जाता तो ज़रूर अपनी बीवी को दौड़ते हुए देख लेता। ये सारी तफसील सुनने के बाद मैंने अपना बीवी से पूछा, सफ़ो कितने रोज़ आपके घर रही थी? रज़िया ने हिसाब लगाकर बताया कि सफ़ो तकरीबन 4 रोज़ हमारे घर में छुपी रही थी। अब्बा ने हमें ताकीद कर दी थी कि किसी को सफ़ो की यहाँ मौजूदगी का इल्म ना हो। जब कोई मिलने के लिए आता था तो सफ़ो स्टोर में या पलंग के नीचे छुप जाती थी। चौथे रोज़ अब्बा ने सफ़ो को किसी मौत पर शक के हवाले कर दिया, जो उसे लेकर उस रात रातों रात गांव से निकल गया। क्या आपको उस शख्स का नाम मालूम नहीं है? इस बारे में हमें कुछ मालूम नहीं है, आमना बीवी ने कहा। उसके अब्बा ने ये बात हमें इसलिए नहीं बताई कि कभी भूले से हमारे मुंह से कोई बात न निकल जाए। मैंने पूछा, जो बातें आपने मुझे बताई हैं क्या वो आपके शौहर को मालूम है? सब की सब नहीं मालूम, उसने जवाब दिया। मसलन ये नवाज अली बात हमने उनको नहीं बताई। आप भी इस बात का जिक्र ना करें। अगर यूनुस को ये बात मालूम हो गई तो वो नवाज को जिंदा नहीं छोड़ेगा। मैं इसके अब्बा की मौजूदगी में ये सारी बातें आपको नहीं बता सकती थी। आपने सफ़ो को उसकी माँ के हवाले क्यों न किया? मैंने पूछा। इसकी माँ बेवा और गरीब औरत है, वो बेटी की हिफाजत नहीं कर सकती थी। दूसरी बात यह है कि सफ़ो माँ के पास जाना भी नहीं चाहती थी। मैंने आमना बीवी से इजाज़त ली और वहाँ से निकलकर नंबरदार के घर की तरफ रवाना हो गया। सूरत हाल नया रुख इख्तियार कर गई थी। अब देखने वाली बात यह थी कि फतेह मोहम्मद ने सफ़ो को किसके सुपुर्द किया था और इसने लड़की को कहाँ पहुँचाया था, और अगर यूनुस ही सफ़ो का कातिल था तो उसे इस इंतज़ाम का कैसे इल्म हुआ था। इन बातों का जवाब जानने के लिए फतेह मोहम्मद से मुलाकात बहुत ज़रूरी थी, लेकिन इसकी वापसी तक हमारा वहाँ रुकना बहुत ही मुश्किल था। थाने में और भी बहुत से काम थे। मैंने नंबरदार से कहा कि चौधरी साहब, फतेह मोहम्मद से तो मुलाकात नहीं हो सकी, वो तहसील हेडक्वार्टर गया हुआ है। आप इसे मेरा पैगाम दे दें कि वो कल थाने में आकर मुझसे मिल ले। बहुत बेहतर जनाब, आपका पैगाम पहुंच जाएगा, नंबरदार ने कहा। फिर ज़रा राजदाराना लहजे में बोला, ये बदरी बड़ी मिन्नतें कर रहा है। इस गरीब को थाने ले जाकर क्या करेंगे? इसे मेरी जमानत पर छोड़ दें। आप जब हुक्म करेंगे ये थाने हाजिर हो जाएगा। मैंने बदरी को घूरते हुए कहा, चौधरी साहब, इसे इतना सीधा न समझें। आपने कल भी तो इसको हमारा पैगाम दिया था। अगर ये थाने हाजिर हो जाता तो हमें इधर आने की क्या ज़रूरत थी? हुजूर, अब गलती नहीं करूँगा। बदरी ने हथकड़ी वाले हाथ जोड़े। आपका हुक्म होगा तो रोज़ाना थाने में हाजिरी दिया करूँगा। गांव में मेरी बड़ी इज्जत है, मुझे हथकड़ी लगाकर ना ले जाएं। बल्ले ओए बल्ले, टिंडे लाट द पुत्र, हवलदार ने कहा। अगर तू इज्जतदार है तो फिर इन चौधरियों का क्या बनेगा? मैंने कहा, अगर तू इज्जतदार होता तो बुर्का पहनकर भागने की कोशिश न करता, और अभी तो हमने तेरे साथ सिर्फ बातें करनी हैं। बातों के लिए मैं हर वक्त हाजिर हूँ जनाब, इसने कहा, लेकिन ये हथकड़ी, सच बोलना शुरू कर दोगे तो हथकड़ी उतर जाएगी। मैंने कहा, मैं तुम्हारे बारे में नई कहानियां सुनकर आया हूँ। बैठक से निकलकर हम टांगे में जा बैठे। सिपाही ने सफ़ेद बुर्का और गुरगाबियाँ दिखाते हुए कहा, जनाब, इन चीज़ों का क्या करें? इनको साथ ही रखो। हम टांगे में बैठकर थाने रवाना हो गए। जब मैं फतेह मोहम्मद पटवारी के घर में बैठा आमना बीवी और इसकी बेटी की बातें सुन रहा था तो मेरे दिल में ये ख्याल मौजूद था कि मैं मास्टर नवाज अली से ज़रूर मिलूंगा, लेकिन नंबरदार के घर पहुंचकर ये बात मेरे जहन से बिल्कुल महव हो गई और थाने पहुंचकर भी याद न आई। शाम के वक्त मैंने यूनुस को अपने पास बुला लिया और देखा कि वो बहुत उदास और बुझा बुझा सा लग रहा था। मलिक साहब, आपने मेरे साथ बड़ा जुल्म किया है, उसने कहा। मुझे अपनी बीवी के जनाजे में भी शामिल होने की इजाज़त नहीं दी ताकि इसका जनाजा देखकर तुम्हारा दिल ठंडा होता। मलिक साहब, मैंने इसको कत्ल नहीं किया। मैं आज तुम्हारे गांव तफ्तीश करने गया था। मुझे ये बात मालूम हो चुकी है। मैंने बदरी को भी गिरफ्तार कर लिया है। तुम्हारा सफ़ो से किस बात पर झगड़ा हुआ था? जनाब, मैं इस बात का जवाब दे चुका हूँ। फिर जवाब दो। मैं उसका सर पे जा ठहरा। अगर जवाब ठीक निकला तो अब मैं तुम्हारा कोई लिहाज नहीं करूँगा। मम, मेरा ख्याल है कि अब इन बातों का कोई फ़ायदा नहीं। मैंने उसकी गर्दन पर हाथ जमाया। वो फ़ायदा तो तुम्हें उस वक्त मालूम होगा ना जब तुम्हारी गर्दन में फांसी का फंदा पड़ेगा। जवाब दो, किस बात पर झगड़ा हुआ था? गिरफ्तारी के बाद ये पहला हाथ था जो इसे पड़ा था। जज जनाब, मुझे सफ़ो के बारे में अच्छी खबर नहीं मिली थी, उसने जवाब दिया। उसने किसी से दोस्ती लगा ली थी। ये बुरी खबर तुम्हें किसने दी थी? ये बात मुझे बदरदीन ने बताई थी। यानी बदरदीन मोची उर्फ बदरी बदमाश ने?
वो मेरा पुराना दोस्त है, उसने जवाब दिया। और मेरी बीवी के मुतालिक इतना बड़ा झूठ वो नहीं बोल सकता। लोग उसे बदमाश कहते हैं। उसमें कुछ बुराइयां भी हैं, लेकिन उसने मेरे साथ कभी बुराई नहीं की। इसीलिए तुमने उसकी बात पर यकीन कर लिया और अपनी बीवी को कत्ल कर दिया। ये झूठ है। मैंने सफ़ो को कत्ल नहीं किया। तो क्या तुम्हारे बाप ने उसे कत्ल किया है? वो कुछ नहीं बोला। मैंने कहा, अब मैं तुम्हारे पुराने दोस्त की बातें सुनाता हूँ, आओ मेरे साथ। मैं इसे पूछगछ के कमरे में ले गया और एक कोने में बिठाकर सामने फोल्डिंग पार्टीशन रखवा दी। फिर मैंने बद्री को कमरे में बुलाया और 2 खौफनाक किस्म के हवलदार उसके दाएं बाएं खड़े कर दिए। उसने होठों पर जबान फेरी और कमरे का सेटअप देखकर घबरा गया। मलिक साहब, सौरभदी, मेरा कोई कसूर नहीं है। जो कुछ मुझे मालूम था मैंने आपको सच सच बता दिया है, और जो पूछेंगे वो भी बता दूंगा। बच्चू, तेरी शराफत को तो मैं अभी निचोड़ता हूँ। मैं तुझसे कुछ बातें पूछना चाहता हूँ, सच बोलना और जल्दी बोलना। अगर झूठ बोला या जवाब देने में देर की तो फिर तेरी फरियाद सुनने वाला कोई नहीं होगा। मैं सच बोलूंगा जनाब, और इसी में तेरी बेहतरी भी है। मैंने कहा, गामी कुमार ने मुझे बताया था कि सफ़ो तुझसे छुप कर मिला करती थी। ये उसने कहा है। मैं इस खोते के पुत्र का सर कच्ची हांडी की तरह तोड़ दूंगा। अभी इसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि दाहिनी तरफ वाले हवलदार ने उसे एक करारा थप्पड़ रसीद किया। सच बोलो और फालतू बात मत करो, हवलदार ने कहा। मैंने पूछा, क्या यह बात तुमने गामी को बताई थी? उसने कदरे तामुल किया, लेकिन हवलदार का हाथ बुलंद होते देखकर जल्दी से बोला, जी ये बात मैंने ही कही थी, लेकिन तुमने यूनुस से यह कहा था कि सफ़ो का किसी से याराना था, कहा था ना? जज जी, कहा था। इस आदमी का नाम क्या है? मैं आपको बता चुका हूँ कि मैं इस आदमी को नहीं जानता। बाद में पता चला कि इसकी नवाज अली से दोस्ती थी, इसलिए वो इसका नाम नहीं लेना चाहता था। मैंने हवलदार को इशारा किया। उसके साथ ही कमरे में थप्पड़ और हाय की आवाज़ गूंजी। मुझे अच्छी तरह याद है कि तुमने इस आदमी को देखा तक नहीं था जिसका तुम्हारे ख्याल में सफ़ो से याराना था। तुमने महज अंदाज़ा लगाया था। ये सच है ना? आहो जी, ये सच है। तुमने अंदाजे की बात तो अपने यार को बता दी, लेकिन असल बात नहीं बताई। ऐसा क्यों किया तुमने? कौन सी असल बात जी? अपने याराने की बात। वो तो मैंने झूठ बोला था। मेरा सफ़ो से किसी भी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं था। मैंने आगे बढ़कर उसे ठोकर रसीद की। फिर कहा, तुमने यूनुस से ये कहते हुए इसकी बीवी पर यह तोहमत लगाई थी कि उसके दुख तुम्हारे दुख और उसकी खुशी तुम्हारी खुशी है, लेकिन एक कुमार बच्चे के सामने इसकी बीवी की इज्जत उछाली और ये कहा कि उसका तुम्हारे साथ याराना है। मुझसे गलती हो गई जनाब, मुझे माफ़ कर दें। पार्टीशन के पीछे बैठा हुआ यूनुस सख्त बेचुताब खा रहा था। अगर उसका बस चलता तो वो बद्री के टुकड़े कर देता। मैंने बद्री को एक और ठोकर लगाई और पूछा, ओए पिद्दी बदमाश, जब तूने खेतों में सफ़ो का रास्ता रोका था और उसके साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की थी, इस वक्त क्या हुआ था? जनाब, मैंने तो सफ़ो का रास्ता नहीं रोका था। मैंने हवलदारों को इशारा किया। एक ने दाएं तरफ से और दूसरे ने बाएं तरफ से थप्पड़ मारा। बद्री जोर से चिल्लाया, हाय मैं मर गया। ये ख्याल दिल से निकाल दे कि सफ़ो मर चुकी है और हम तेरे बयान को चेक नहीं कर सकते। मैंने कहा, सफ़ो ने अपनी एक मोतबर सहेली को ये सारी बातें बता दी थीं। मैं इससे मिलकर आया हूँ। अगर तू सच नहीं बोलेगा तो तू थप्पड़ों से ही मरेगा। झूठ बोलता जा और थप्पड़ खाता जा। जनाब, मेरी तौबा, मैं जो अब झूठ नहीं बोलूँगा। तो फिर मेरे सवाल का सही सही जवाब दे। जब तूने खेतों में सफ़ो का रास्ता रोका था तो क्या हुआ था? सफ़ो ने मुझे झिड़क दिया था, गालियाँ निकाली थीं और बुरा भला कहा था। तुमने जवाब में क्या कहा था? इसे किस बात से डराया था? उसने दाएं बाएं खड़े हवलदारों की तरफ देखा और फिर बोला, मैंने सिर्फ इतना कहा था कि अगर वो नवाज अली से मिल सकती है तो मुझसे क्यों नहीं मिल सकती है? मेरे दिल में सवाल पैदा हुआ कि उसने नवाज अली का नाम कैसे लिया था, क्योंकि उसे ये बात मालूम नहीं थी कि सफ़ो से किससे मिलती रही थी। मैंने कहा, अभी तो तुम कह रहे थे कि तुम्हें इस आदमी का इल्म नहीं था जिससे सफ़ो मिलती थी। अब तुम किसी नवाज अली का नाम ले रहे हो। पूरी बात बताओ। जनाब, फतेह मोहम्मद पटवारी वाले वाक़ये के बाद मैंने सफ़ो के घर के चक्कर लगाना शुरू कर दिए। मैंने देखा कि मास्टर नवाज अली का सफ़ो के घर बहुत आना जाना था, इसलिए मैंने अंदाज़ा लगाया कि सफ़ो का इसी से याराना होगा। यूनुस, जो पार्टीशन के पीछे बैठा ये सारी बातें सुन रहा था, अचानक बेकाबू हो गया। उसने इस सिपाही को जो उसकी निगरानी पर खड़ा था एक तरफ धक्का दिया और गालियां निकालता हुआ बद्री पर चढ़ दौड़ा।
वो चीखता जाता था और लातों और घूंसों से बद्री को मारता जाता था। वो कह रहा था, बद्री, हरामजादे, कमीने कुत्ते, तूने मेरे घर बर्बाद कर दिया है। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मेरी बीवी तुम्हारी वजह से मरी है, तुम उसकी मौत के जिम्मेदार हो। मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगा। बद्री इस अचानक उफ्ताद से बिल्कुल बौखला गया। वो पीछे हटते हटते दीवार से जा लगा। हवलदार ने यूनुस को खींचकर अलग कर दिया। अब क्या कहते हो मोहम्मद यूनुस? मैंने कहा, यही है वो तुम्हारा लंगोटिया यार जिसके बारे में तुम कहते थे कि इसने तुम्हारे साथ कभी बुराई नहीं की। मुझे अंदाजा नहीं था कि ये अंदर से इतना कमीना शख्स है। यूनुस ने अपने जोश को दबाते हुए कहा, ओए, बदमाश बदमाश ही होता है। जो शख्स तुम्हारे पड़ोसी की इज्जत उछाल सकता है वो तुम्हारी भी उछाल सकता है। अगर इसे अच्छाई का मतलब मालूम होता तो ये सबके लिए अच्छा होता। बात सिर्फ इतनी है कि तुम्हारे साथ इसका रवैया अच्छा था, इसलिए तुम्हें इसकी बुराई नजर नहीं आती थी। अब ये जानकर कि इसने तुम्हारी इज्जत पर भी हाथ डाला था, तुम्हें इसकी सारी बुराइयां नजर आने लगी हैं। थानेदार साहब, मैं इससे अपनी जिल्लत का बदला जरूर लूंगा। उसने बद्री की तरफ देखकर मुंह पर हाथ फेरा। मोची की औलाद, अगर मैंने तेरी खाल के जूते ना बनाए तो मेरा नाम बिगाड़ देना। तू बड़ा बदमाश बना फिरता है ना, मैं तेरी सारी की सारी बदमाशी निकाल दूंगा। मैंने बद्री को हवालात में भेज दिया और यूनुस से कहा, बरखुरदार, अब हमें तुमसे ये पूछने की जरूरत नहीं कि तुमने अपनी बीवी को क्यों और किस तरह कत्ल किया। इन दोनों सवालों का जवाब हमें मिल चुका है, इसलिए बेहतर यह है कि तुम इस बात का इकरार कर लो। थानेदार साहब, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मैंने सफ़ो को कत्ल नहीं किया। उसने कहा, मैं बिल्कुल बेगुनाह हूँ। मलिक साहब, ये इस तरह नहीं मानेगा। हवलदार ने कहा, इस पर थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। अभी एक बात वाज़ेह नहीं थी। मैं ये जानना चाहता था कि फतेह मोहम्मद पटवारी ने सफ़ो को किस शख्स के सुपुर्द किया था और उसने सफ़ो को कहाँ पहुँचाया था और यूनुस उस तक कैसे पहुँचा था। मैंने यूनुस से कहा, मैं तुम्हें एक रात की मोहलत दे रहा हूँ। अच्छी तरह सोच लो और सारी बात सच सच बता दो। ये फौरी इश्तिहाल का केस है। मुझे उम्मीद है कि अदालत में मौत की सज़ा नहीं होगी। वो रो रो कर कस्में खाने लगा। उसने अपनी बीवी को कत्ल नहीं किया था और ये कि 22 तारीख के बाद उसने सफ़ो की शक्ल तक नहीं देखी थी। मोहम्मद यूनुस, तूने अपनी बीवी को कत्ल की धमकी दी थी या नहीं? वो तो जी, मैंने उसे डराने के लिए धमकी दी थी। अगर तूने सिर्फ डराने के लिए धमकी दी होती तो आज सफ़ो जिंदा होती। मैंने कहा, जब उसने तेरे पूछने पर अपने आशना का नाम नहीं बताया तो क्या तू छुरी लेने के लिए बावर्ची खाने में नहीं गया था? उस वक्त मैं बहुत गुस्से में था। तुम्हें किस बात का गुस्सा था? वो तो जनाब आपको मालूम हो चुका है। मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ। बद्री की बातों ने मेरा दिमाग खराब कर दिया था। क्या सफ़ो के गायब हो जाने के बाद तुम्हारा दिमाग ज़्यादा खराब नहीं हो गया था? क्या तुमने सफ़ो के भाग जाने से यह नतीजा नहीं निकाला था कि बद्री का इल्ज़ाम सच्चा था? वो तो ठीक है जी, लेकिन मैं कसम खाता हूँ कि इसके बाद मैंने सफ़ो को नहीं देखा। मैंने इसे एक रात की मोहलत देते हुए हवालात में बंद कर दिया और एहतियातन अलग हवालात में बंद किया था, वरना इसका बद्री के साथ ज़रूर झगड़ा हो जाता। अगली सुबह एक अधेड़ उम्र शख्स मुझसे मिलने के लिए थाने में आया। उसने सफ़ेद शलवार कमीज के ऊपर बास्केट पहन रखी थी और सर पर पगड़ी थी। उसने मेरे कमरे में कदम रखते ही बड़े दोस्ताना लहजे में कहा, मलिक साहब, अस्सलामु अलैकुम। मैंने अंदाज़ा लगाया कि वो एक खुशहाल और खुश गुफ्तार शख्स था। मैंने उसके सलाम का जवाब दिया और उसे कुर्सी पेश की। बंदे को फतेह मोहम्मद कहते हैं। वो कुर्सी पर बैठते हुए बोला, फतेह मोहम्मद पटवारी ऑफ टहलियाँ। मुझे मालूम हुआ है कि कल आप मेरे करीब खाने पर रौनक अफरोज़ हुए थे। आपके गांव की एक लड़की कत्ल हो गई है। मैंने कहा, मुझे मालूम हुआ है कि आपने इस लड़की को 4 रोज़ अपने घर में छुपाए रखा था। गलत। उसने मेरी बात काटी। मैंने इसे पनाह दी थी, छुपाया नहीं था। बात जारी रखें। छुपाना और पनाह देना एक ही बात है। मैं आपसे फिर इख्तिलाफ करूंगा। उसने दोबारा मेरी बात काटी। आप कानून की बारीकियां समझते हैं, इसलिए मुझे उम्मीद है कि मेरा नुक्ता आसानी से समझ जाएंगे। जब हम छुपाने की बात करते हैं तो उसका मतलब यह होता है कि किसी चीज़ को छुपाने में छुपाने वाले का अपना मकसद शामिल था। यानी जैद ने अपनी किसी जायज़ या नाजायज़ मकसद के लिए बकर की कोई चीज़ छुपा ली। लेकिन जब हम पनाह देने की बात करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि जिसको पनाह दी गई है उसको कोई खतरा था, जान का या माल का खतरा, और पनाह देने वाले का अपना कोई मकसद शामिल नहीं था। बात जारी रखें। माशाअल्लाह, काफ़ी बारीक सोच है आपकी। मैंने कहा, आपके साथ बहुत संभल कर बात करनी पड़ेगी।
बहरहाल मेरी मालूमात के मुताबिक सफ़ो नामी औरत 4 दिन और 3 रातें आपके घर में रही। मुबैना तौर पर आपने 25 तारीख को उसे अपने घर से रुखसत कर दिया और इसी रात वो कत्ल हो गई। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने इसे किस शख्स के सुपुर्द किया था? कत्ल की बात ठीक मालूम नहीं होती, उसने कहा। मेरा ख्याल है कि उसने खुदकुशी की होगी। वो बहुत मायूस थी और खुदकुशी की बातें करती थी। उसका कहना था कि वो दुनिया के किसी भी हिस्से में महफूज नहीं रह सकती। उसका शौहर किसी न किसी रोज़ उसे ज़रूर कत्ल कर देगा, इसलिए वो दहशत में ज़िंदगी गुजारने के बजाय खुदकुशी को बेहतर समझती थी। या आपने वजह कहा है कि उसने 22 तारीख को हमारे घर में पनाह ली थी। नादान लड़की को मैंने समझाया भी था कि वो अपने खाविंद की अमानत में खयानत ना करे। मैंने एक रात उसे डांटा भी था और उसने मेरे साथ वादा भी किया था कि वो दोबारा ऐसी हरकत नहीं करेगी। लेकिन मेरा ख्याल है कि वो बाज नहीं आई। किसी ने उसे देख लिया था और उसके खाविंद को खबर कर दी थी। आपसे वादा करने के बाद वो दोबारा कुएं पर नहीं गई थी, मैंने कहा। लेकिन जिस रात आपने उसे डांटा था, उस रात बद्री ने आपकी बातें सुन ली थीं। वो करीब ही मौजूद था और छुपकर आपकी बातें सुनता रहा था। यूनुस के पास उसी ने चुगली की थी। उसने आंखें फैलाई और बोला, इसका मतलब यह है कि आप काफ़ी तफ्तीश कर चुके हैं। जब उस लड़की ने मेरे घर में पनाह ली, मैंने उसे बहुत समझाया और उसे खाविंद के घर भेजने की कोशिश की। मैं चाहता था कि 4 आदमियों को बीच में डालकर मियाँ बीवी में सुलह करा दी जाए, लेकिन सफ़ो मुतमईन नहीं थी। वो बार बार यही कहती थी कि यूनुस उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा और उसका खदशा ठीक ही मालूम होता था। मेरे पड़ोस में एक शख्स मुंशी रजब अली नाम का रहता है। वो आड़त का कारोबार करता है और भरोसे का आदमी है। मेरे साथ इसकी अच्छी बातचीत है। मैंने उसे एतमाद में लेकर सफ़ो का मसला उसके सामने रख दिया। उसने भी यही कहा कि सफ़ो को उसके खाविंद के हवाले करना ठीक नहीं। वो मौका मिलते ही उसके टुकड़े कर देगा, मगर मैं ज़्यादा दिनों तक लड़की घर में नहीं रख सकता था। ये बात छुपी हुई नहीं रह सकती थी। मुंशी रजब अली का सरगोदा में भी ठिकाना है। मैंने उससे कहा कि वो सफ़ो को फ़िलहाल सरगोदा ले जाए। वो राज़ी हो गया। मैंने सफ़ो से बात की, उसने भी कोई एतराज़ नहीं किया। 25 तारीख को हमने सफ़ो को सरगोदा भिजवाने का इंतज़ाम किया। मेल ट्रेन 9:30 बजे कस्बे से रवाना होती है। हमने निहायत राजदारी के साथ सफ़ो को रात के 8:30 बजे टांगे में सवार कराया। मुंशी रजब अली की बेटी साबरा और उसके 12 साला बेटे अमजद को उसके साथ कर दिया। टांगे वाला भरोसे का आदमी था, उसे हमने कोई बात नहीं बताई। वो उन्हें मुंशी के घर की औरतें ही समझा होगा। बहरहाल हम इन्हें रवाना करने के बाद मुतमईन हो गए। हम यही समझते रहे कि सफ़ो सरगोदा पहुंच गई होगी, लेकिन 2 रोज़ बाद जब आप तफ्तीश करने हमारे गांव पहुंचे और सफ़ो की खबर मशहूर हुई, तो हम परेशान हो गए। मैं मुंशी रजब अली को साथ लेकर फौरन सरगोदा पहुंचा। वहां मुंशी की बेटी साबरा ने हमें बताया कि सफ़ो स्टेशन तक तो इनके साथ थी, लेकिन जब ट्रेन आई तो वो इधर उधर हो गई और ट्रेन में सवार नहीं हुई। आपको तो मालूम ही है कि ट्रेन वहां पर ज़्यादा देर रुकती नहीं है। जब ट्रेन चल पड़ी तो साबरा ने खिड़की से सर निकालकर बाहर देखा। इसका ख्याल है कि इसने सफ़ो को प्लेटफॉर्म पर किसी मर्द के साथ खड़े बातें करते देखा था। मैंने हैरानी से कहा, फतेह मोहम्मद साहब, आपने इतनी अहम बात हमें बताई क्यों नहीं? मलिक साहब, कमाल है, उसने अपने मखसूस अंदाज में कहा। बात तो मैं आपको बता चुका हूँ। ये तो हमने अपनी कोशिश से आपको बात बताने पर मजबूर किया है। आपको ये बात फौरन बतानी चाहिए थी। इससे कोई फर्क न पड़ता। आप सफ़ो को जिंदा नहीं कर सकते थे। वैसे ताख़ीर दानिस्ता नहीं हुई। आप 2 दफ़ा आए और मैं दोनों दफ़ा गांव से बाहर था। अगर कल आपका पैगाम न भी मिलता तो आज मैं आपके दरबार में ज़रूर हाजिर होता। बात उसकी माकूल थी। सफ़ो जिंदा नहीं हो सकती थी। मैंने कहा कि मैं मुंशी की बेटी से मिलना चाहता हूँ। अगर आज ही मिलना चाहते हो तो सरगोदा चले जाएं, मैं उसका पता लेकर आया हूँ। उसने जेब से एक कागज़ निकाल कर मुझे दिया। अगर जल्दी ना हो तो 2 दिन ठहर जाए। मुंशी ने मुझे बताया था कि साबरा परसों वापस आ जाएगी। मैंने 2 दिन ठहरना ही मुनासिब समझा। साबरा बीबी नुमाया कद-काठ की एक मजबूत औरत थी। मेरे इस्तफसार पर उसने वही कहानी सुनाई जो मैं फतेह अली पटवारी की ज़बानी सुन चुका था। सफ़ो रेलवे स्टेशन तक उसके साथ थी। जब ट्रेन प्लेटफॉर्म पर पहुंची और वह जल्दी से जनाने डिब्बे की तरफ बढ़ी तो सफ़ो अचानक गायब हो गई। मैंने कहा, मुझे फतेह मोहम्मद पटवारी की ज़बानी मालूम हुआ है कि तुमने उसे किसी मर्द के साथ बातें करते देखा था। ये कोई पक्की बात नहीं है जी, उसने जवाब दिया। जब ट्रेन चल पड़ी तो मैंने खिड़की से बाहर देखा। जंगले के पास मुझे एक औरत और मर्द खड़े नजर आए।
अंधेरे में ऐसा लग रहा था जी, मेरा अंदाजा है कि वो सप्पो थी। उधर प्लेटफॉर्म पर तुमने गांव का कोई आदमी तो नहीं देखा था? मुझे मर्दों को ताकने की आदत नहीं है जी। मेरा मतलब है कि चलते फिरते आदमी पर नजर पड़ जाती है ना। हाँ जी, मैंने किसी को नहीं देखा। रास्ते में तुम्हारी सप्पो से कोई बातचीत भी हुई थी? नहीं, अब्बे ने मना कर दिया था। उसने कहा था कि टांगे वाले के सामने कोई बात ना करना, कहीं वो पहचान न ले। तो फिर रास्ते में कोई गड़बड़ तो नहीं हुई? मैंने पूछा। तुम्हारा टांगे के आगे पीछे कोई दूसरा टांगा या साइकिल वगैरह तो नहीं थी? टांगा तो कोई नहीं था। जब हम गांव से निकलकर थोड़ी दूर पहुंचे तो एक साइकिल वाला पीछे नजर आया। वो भी स्टेशन की तरफ जा रहा था। उसकी घंटी आहिस्ता आहिस्ता बज रही थी। पहले तो मैं ये समझी कि वो शरारत कर रहा है, अकेली औरत देखकर घंटी बजा रहा है। टांगे वाले ने मुझे बताया कि कच्चे रास्ते पर झटके लगने से घंटी बज रही थी। जब हम लोग पक्की सड़क पर पहुंचे तो घंटी बजनी बंद हो गई। क्या तुम इस साइकिल वाले को पहचान सकती हो? लो जी, फिर वही बात, मैं पराए मर्दों को नहीं देखती। वैसे भी उसने अपने मुंह पर गुलूबंद लपेटा हुआ था। इस असना में एक 10-12 साल लड़का कमरे में दाखिल हुआ। मेरे इस्तफसार पर साबरा ने बताया कि वो इसका बेटा अमजद है। वो लड़का भी इसके साथ सरगोदा गया था। मैंने अमजद से पूछा, जब तुम सरगोदा जाने के लिए स्टेशन पर पहुंचे थे तो तुमने वहां अपने गांव के किसी आदमी को देखा था? पिंड के तो किसी बंदे को नहीं देखा, उसने जवाब दिया। सिर्फ मास्टर साहब को देखा था। कौन से मास्टर साहब? मैंने जल्दी से पूछा। वही जो हमारे स्कूल में पढ़ाते हैं, मास्टर नवाज अली। मुझे इनका नाम मालूम नहीं है। मुंशी रजब अली ने कहा। नवाज अली ही होगा। हमने अमजद को साथ लिया और मास्टर नवाज अली के घर पर पहुंच गए। मेरे साथ एक एएसआई और एक सिपाही भी था। दस्तक के जवाब में जो शख्स बाहर आया वो नवाज अली ही था। हमें देखकर उसके चेहरे का रंग फीका पड़ गया। मेरे इस्तफसार पर अमजद ने बताया कि उसने मास्टर नवाज अली ही को रेलवे स्टेशन पर देखा था। इस असना में नवाज अली बारी बारी हम सब की तरफ देख रहा था। वो 25-26 साल का खुश शक्ल नौजवान था। लड़के की तस्दीक के बाद मैं इसकी तरफ मुतवज्जा हुआ और कहा, नवाज अली, मेरा नाम मलिक सफदर हयात है, मैं तुमसे चंद बातें करना चाहता हूँ। जी फरमाएं, उसने कहा। मैंने महसूस किया कि वो अपनी घबराहट छुपाने की कोशिश कर रहा था। कोई बैठने की जगह नहीं होगी? मैं जरा जल्दी में हूँ जी। उसने इधर उधर देखा। चौधरी साहब के बच्चों को पढ़ाने के लिए जाना है। 26 तारीख को रात के 9 बजे तुम रेलवे स्टेशन क्या करने गए थे? क्या कोई मेहमान आने वाला था? बोलो। किसी को गलतफहमी हुई है जनाब, उसने कहा। मैं तो पूरे 2 महीने से उधर नहीं गया। ये तुम्हारा शागिर्द है, मैंने कहा। 25 तारीख को ये अपनी माँ के साथ सरगोदा जा रहा था। इस रोज इसने तुम्हें रेलवे स्टेशन पर देखा था। वाह जनाब, आपने इसकी बात पर यकीन कर लिया। उसने मुस्कुराने की नाकाम कोशिश करते हुए कहा, यह मेरा सबसे निकम्मा शागिर्द है। ये तो घोड़े और गधे में भी तमीज नहीं कर सकता। और क्यों झूठ बोला तुमने? मास्टर साहब, मैंने आपको सलाम भी किया था, अमजद ने कहा। आप इस वक्त जंगले की पिछली तरफ खड़े थे। आपके पास साइकिल भी थी। ओए, मैंने तेरे सलाम का जवाब दिया था। जनाब, सलाम का जवाब तो नहीं दिया था आपने। तो फिर तुम कैसे कह सकते हो कि वो मैं ही था? मास्टर नवाज अली ने बात तो बड़ी होशियारी की थी, मगर वो ये बात कहकर फंस गया था। उसके सवाल से ये बात जाहिर हो रही थी कि उसने दानिस्ता अमजद के सलाम का जवाब नहीं दिया था ताकि बाद में इस बात को अपनी अदम मौजूदगी का जवाब बना सके। मैंने सोचा, इसे ये बात कैसे मालूम हुई कि लड़के को सलाम का जवाब नहीं दिया गया था? अगर लड़के ने किसी को गलती से भी सलाम कर लिया था तो इस शख्स को अखलाकन जवाब जरूर देना चाहिए था, बल्कि वजाहत भी कर देनी चाहिए थी कि वो इसका उस्ताद नहीं था। नवाज अली जो कि खुद को अजनबी जाहिर करना चाहता था, इसलिए उसने दानिस्ता सलाम का जवाब नहीं दिया था। वाज़े तौर पर साबरा ने जिस शख्स को साइकिल पर टांगे के पीछे आते देखा था वो नवाज अली ही था, क्योंकि अमजद ने भी साइकिल का जिक्र किया था। मुझे साबरा की ये बात याद आई कि टांगे के पीछे आने वाले साइकिल की घंटी झटके लगने से मुसलसल बज रही थी। मलिक साहब, इस वक्त तो मैं ज़रा जल्दी में हूँ, उसने कहा, वरना आपकी खिदमत ज़रूर करता। मैंने कदरे तहकमाना लहजे में कहा, नवाज अली, अपनी साइकिल बाहर ले आओ। जी, साइकिल? हाँ, मैंने कहा साइकिल। वो अंदर गया और साइकिल बाहर ले आया। मैंने वो साइकिल सिपाही के हवाले की और कहा कि वो इसे तेज चलाते हुए गली के कोने तक ले जाए और फिर वापस ले आए। सिपाही ने हुक्म की तामील की। साइकिल के हैंडल पर गोल सी घंटी लगी हुई थी। उसे बजाने के लिए उसके लीवर को अंगूठे से दबाया जाता था।
घंटी का स्प्रिंग कमजोर था और वो झटका लगने से खुद ब खुद बजने लगती थी। मुझे यकीन हो गया कि टांगे का पीछा करने वाला नवाज अली ही था। घर के अफराद जो औरतों और बच्चों पर मुश्तमिल थे, दरवाजे में परेशान खड़े थे। मैंने नवाज से कहा कि मैं इसका मफलर भी देखना चाहता हूँ। वो टाल मटोल करने लगा। मैंने कहा, मुझे घर की तलाशी लेने पर मजबूर न करो। वो मफलर लेने के लिए अंदर जाने लगा तो मुझे ख्याल आया कि कहीं वो भाग ही न जाए, लिहाजा मैंने इसे रोक दिया और कहा, तुम अंदर नहीं जा सकते, किसी से कहकर मफलर यहीं पर मंगवा लो। उसने दरवाजे में खड़ी हुई एक औरत से कहकर मफलर बाहर मंगवा लिया। इसकी परेशानी बढ़ती जा रही थी। मैंने इसे साथ लिया और मुंशी रजब अली के घर पहुंच गया। साबरा बीवी ने मफलर देखकर कहा कि वो वैसा ही मफलर था जैसा इनके पीछे आने वाले साइकिल सवार ने मुंह पर लपेट रखा था। फिर मैंने इसके सामने गली में साइकिल चलवाई। उसने साइकिल की घंटी भी पहचान ली। मास्टर नवाज अली ने कहा, थानेदार साहब, मैं आपकी सारी कार्रवाई का मतलब नहीं समझा। मतलब हम तुम्हें थाने में चलकर समझाएंगे। मैंने कहा, तुम इस वक्त ज़ेरे हिरासत हो। ज़ेरे हिरासत? मैंने क्या जुर्म किया है? अपना जुर्म तुम खुद बताओगे। इसने पहले अपने ताल्लुकात का हवाला दिया, फिर रिश्वत पेश की, फिर मिन्नत समाजत करने लगा। इस जमाने में जब मैं किसी मुजरिम को देखता था तो फौरन पहचान लेता था। मैं ये तो समझ चुका था कि नवाज अली ने जुर्म जरूर किया है, लेकिन जुर्म के बारे में जहन वाज़ेह नहीं था। शायद मेरा दिल ये तस्लीम करने पर तैयार नहीं था कि उसने अपनी महबूबा को कत्ल कर दिया था। थाने पहुंचकर मैंने इससे कहा, नवाज अली, मुझे सारी हकीकत मालूम हो चुकी है। मैं चाहता हूं कि तुम किसी तकलीफ में पड़े बगैर इकरार जुर्म कर लो। थानेदार साहब, मैं एक शरीफ स्कूल मास्टर हूँ, उसने गुलूगीर आवाज में कहा। सारा गांव मेरी शराफत की गवाही दे सकता है। इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने कहा, मैं तुम्हें एक रात सोचने के लिए देता हूँ, और हाँ, मैं एक खोजी का इंतजाम भी कर रहा हूँ जो रेलवे स्टेशन से लेकर दरिया के बालाई हिस्से की तरफ जाएगा। मुझे यकीन है कि इससे तुम्हारा और सफ़ो का खुरा तलाश करने में कोई दिक्कत पेश नहीं आएगी, बल्कि साइकिल का खुरा भी मिल जाएगा। ये बात कहते वक्त मैं उसके चेहरे का बगौर जायजा ले रहा था। मैंने देखा, ये बात सुनकर उसकी आंखों में खौफ सा उतर आया था। वैसे हकीकत ये थी कि मेरा खोजी की खिदमत हासिल करने का कोई इरादा नहीं था। अगली सुबह जब मैंने इसे पूछगछ के लिए बुलाया तो इसकी हालत ठीक नहीं थी। रात को ड्यूटी देने वालों ने बताया कि उसने गुज़िश्ता रोज से कुछ खाया पिया भी नहीं था। मैंने उसकी नब्ज देखी, उसे हल्का सा बुखार भी था। हवालात की एक ही रात ने उसका नक्शा ही बदल दिया था। इसमें कोई शक नहीं था कि वो आदमी वाकई शरीफ और कमज़ोर था। मैंने उसे तसल्ली दी, अपने सामने खाना खिलाया और एक सिपाही के हमरा डॉक्टर के पास भेज दिया। जब वो दवाई लेकर वापस आया तो उसका खौफ कुछ कम हो चुका था। इस असना में उसके कुछ दोस्त और रिश्तेदार भी थाने पहुंच गए, लेकिन मैंने इन्हें मुलाकात की इजाज़त नहीं दी। ज़ेरे तफ्तीश मुलजिमों को मुलाकातियों से इसलिए दूर रखना पड़ता है कि इन्हें बाहर की खबरें ना मालूम हो जाएं। इससे तफ्तीश का काम मुतासिर होता है। मैंने मास्टर नवाज अली को अपने सामने बिठा लिया और दोस्ताना लहजे में कहा, नवाज अली, जो कुछ हो चुका है उसे हम बदल नहीं सकते, लेकिन इसके असरात को कम कर सकते हैं, बशर्ते कि तुम ताउन करो। वो कुछ नहीं बोला। उसका चेहरा बता रहा था कि मेरी बात इसकी समझ में नहीं आई थी। मैंने पूछा, क्या तुम सफ़ो से मोहब्बत करते थे? वो मुझसे मोहब्बत करती थी, उसने जवाब दिया। उसे मेरी ज़रूरत थी, मुझे उसकी ज़रूरत नहीं थी। वो चाहती थी कि मैं हर वक्त उसके पास बैठा रहूं। तुम्हें इसकी ज़रूरत क्यों नहीं थी? इसलिए कि अव्वल तो वो शादीशुदा थी, और दूसरी बात यह है कि मेरी मंगनी हो चुकी है और अक्टूबर में मेरी शादी होने वाली है। अचानक उसने रोना शुरू कर दिया। मैंने पूछा, रोते क्यों हो? वो रोते हुए बोला, अब मेरी शादी नहीं हो सकेगी, और कुलसुम मेरे बगैर जिंदा नहीं रह सकेगी। कुलसुम कौन है? मेरी मंगेतर है, मेरे साथ बहुत मोहब्बत करती है। तुम भी उससे मोहब्बत करते हो? उसने इस बात में सर हिलाया। करता हूँ। कुलसुम बहुत अच्छी लड़की है, वो मेरे बगैर जिंदा नहीं रह सकेगी। मैंने उसकी बात पूरी करते हुए कहा, लेकिन घबराओ नहीं, हम उसके जिंदा रहने का सामान कर लेंगे। क्या तुमने ये बात सफ़ो को बताई थी? उसने नफ़ी में सर हिलाया, बोला, नहीं, मैं इसका दिल नहीं तोड़ना चाहता था। अब हम दोबारा सफ़ो की बात करते हैं। मैंने कहा, सफ़ो ने अपनी एक मोतबर सहेली को तुम्हारे साथ अपने माशके का सारा हाल बता दिया था। ये बताओ कि कुएं पर मुलाकात की तजवीज़ किसने पेश की थी? ये भी सफ़ो की ही ख्वाहिश थी। वो मुझसे तन्हाई में मिलना चाहती थी। ख्वाहिशों की बात छोड़ो, ये बताओ कि कुएं पर मुलाकात की तजवीज़ किसने पेश की थी?
तजवीज़ तो मेरी ही थी, लेकिन इसके बावजूद तुम ये समझते हो कि तुम्हें सफ़ो की ज़रूरत नहीं थी? सर, थोड़ा बहुत लगाव तो हो ही जाता है, उसने जवाब दिया। शौहर की तवील गैर हाजिरी के बायस सफ़ो बहुत ज़्यादा तन्हाई महसूस करने लगी थी। इसी वजह से उसने मुझ में दिलचस्पी लेना शुरू कर दी। मैंने पूछा, तुम्हें ये कैसे पता चला कि सफ़ो रेलवे स्टेशन जा रही है? रवानगी से थोड़ी देर पहले मुझे सफ़ो का एक रुका मिला था। उसने लिखा था कि वो टांगे पर स्टेशन जा रही है और ये कि मैं इसे स्टेशन पर मिलूं। रुका मेरा एक शागिर्द लाया था। मैं साइकिल पर टांगे के पीछे रवाना हो गया। स्टेशन पर तुम्हारी इससे क्या बातचीत हुई थी? उसने कहा था कि इसका शौहर बहुत गुस्से में है और वो हम दोनों को कत्ल करने का फैसला कर चुका है, लिहाजा मुझे गांव छोड़कर कहीं चले जाना चाहिए। इसे अपने बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। उसे यकीन थी कि वो कभी न कभी ज़रूर यूनुस के हत्थे चढ़ जाएगी। ये सुनकर मेरे जहन में कत्ल का मुहर्रिक वाज़ेह हो गया। जब तक सफ़ो जिंदा थी, नवाज अली की अपनी जान खतरे में थी। वही उसका नाम अपने शौहर को बता सकती थी। मैंने पूछा, दरिया पर क्या हुआ था? नवाज अली ने अचानक मेरे पैर पकड़ लिए और रोते हुए बोला, थानेदार साहब, मैं बिल्कुल बेगुनाह हूँ। सफ़ो जिंदा नहीं रहना चाहती थी। मैंने उसे बचाने की बहुत कोशिश की थी, मगर उसने दरिया में छलांग लगा दी। मैं इसके लिए कुछ न कर सका। मैंने उसे गिरेबान से पकड़कर सीधा किया और उसके मुंह पर 2 थप्पड़ मारे। वो रोना भूल गया और खौफ ज़दा होकर आंखें फैलाकर मेरी तरफ देखने लगा। सफ़ो ने तुम्हें अपना समझते हुए मदद के लिए बुलाया था, मैंने उसके गिरेबान को बल देते हुए कहा, लेकिन चूंकि तुम्हें उसकी ज़रूरत नहीं थी, इसलिए तुमने उसे दरिया पर ही ले जाकर कत्ल कर दिया। तुम्हें डर था कि वो तुम्हारा यानी अपने आशना का नाम यूनुस को बता देगी और यूनुस तुम्हें कत्ल कर देगा, लिहाजा तुमने अपने जुर्म की वाहिद गवाह को कत्ल कर दिया। वो थर-थर कांपने लगा। उसमें मज़ाहमत की हिम्मत नहीं थी। थोड़ी देर बाद उसने इकरार जुर्म कर लिया। मैंने यूनुस और बदरी को भी कमरे में बुला लिया और यूनुस से कहा, यह है तुम्हारी बीवी का कातिल, लेकिन सच पूछो तो असल कातिल तुम हो। अगर तुम इन दोनों को कत्ल की धमकी न देते तो ये वारदात रूनुमा न होती। इसने तुम्हारा काम आसान कर दिया है। बदरी ने कहा, जनाब, अब मेरे लिए क्या हुक्म है? तुम दोनों छुट्टी करो। जनाब, मुझे तो आपने मार मार के उल्लू बना दिया है। बदरी ने कहा, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि मैं बेकसूर हूँ। हवलदार ने कहा, ओए चमार की औलाद, दोस्त की इज्जत पर हाथ डालने वाला बेकसूर नहीं होता। इन दोनों को ज़ाब्ते की कार्रवाई के बाद रुखसत कर दिया गया। नवाज अली को मैंने कत्ल अमद के इल्ज़ाम में बंद करके पर्चा काट दिया। तफसीली पूछगछ के दौरान उसने बताया कि वो सफ़ो की मौत को खुदकुशी का रंग देना चाहता था। दरिया के किनारे उसने मौका पाते ही दुपट्टे से सफ़ो का गला घोंटना शुरू कर दिया। उसका इरादा ये था कि गला घोंटने के बाद वो दुपट्टे की गिरा खोल देगा और सफ़ो के बेजान जिस्म को दरिया में फेंक देगा, लेकिन जब उसने दुपट्टे को गिरा लगाकर गला घोंटना शुरू किया तो सफ़ो मज़ाहमत करने लगी। दोनों कशमकश करते हुए दरिया के किनारे पहुंच गए और सफ़ो पानी में गिर गई। नवाज अली ने इसे पकड़ने की बहुत कोशिश की, मगर कामयाब न हो सका और यही चीज़ उसके खिलाफ सबूत बन गई।